कांथा एक इमोशनल एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 14 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को सेलावनी सेलाराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में दुलकर सलमान, रुक्मिणी वसंत, समर्थक रुकानी और राणा दग्गुबाती शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये कुछ जेनर का मिक्स से बनाई गई फिल्म है जिसमें पीरियड ड्रामा, थ्रिलर, मिस्ट्री और हिस्टोरिकल सिनेमा इंडस्ट्री बेस्ड ड्रामा भी है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। मूवी का कॉन्सेप्ट 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड पर बेस्ड है, जहां एक राइजिंग एक्टर, एक मिस्टीरियस मर्डरर, फिल्म इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स एक सख्त अनफोल्ड होते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर ऑडियंस ने दुलकुर सलमान की परफॉर्मेंस को करियर डिफाइनिंग या नेशनल अवार्ड वर्दी बोलना शुरू कर दिया है। बहुत लोग फिल्म को स्लो बर्न थ्रिलर कह रहे हैं, मतलब पहले हिस्सा थोड़ा धीरे स्टार्ट होता है लेकिन नैरेटिव में इंटरेस्ट बना रहता है। कुछ लोगों को पेसिंग धीरे धीरे चलना पसंद नहीं आई, खास तौर से सेकेंड हाफ के स्लो या टेडियस रेनेशन कहते हैं। रेड जैसे जगहों पर कुछ व्यूअर्स ने लिखा है कि फिल्म का इन्वेस्टिगेशन पोर्शन हाफ सेल्फ फील कराता है। तमिल मीडिया और क्रिटिक्स ने ट्रेलर और अर्ली शोइंग में काफ़ी तारीफ की है। सिल्वामणि सेल्वराज का मास्टर स्टोरी टेलर बताया गया है। रमेश बाला जैसे क्रिटिक्स ने फिल्म को 5 में 4.5 स्टार की रेटिंग दी और बोला कि पहला हाफ एक्सीलेंट ड्रामा और सेकेंड हाफ एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बन जाता है। ओवरऑल ट्रेलर ने हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोग परफॉर्मेंस, स्टोरी और विजुअल सब पे बिलीव कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी हेजिटेशंस में है क्योंकि पेसिंग स्लो है, मतलब मास कमर्शियल थ्रिलर की आदत वाले व्यूअर्स के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड से होती है, जहां एक फिल्म शूट के एटमॉस्फेयर, रेट्रो स्टूडियोज और उस जमाने की फिल्म इंडस्ट्री का चार्म दिखाया जाता है। पहले ही सीन से स्टोरी एक क्लासिक पीरियड वाइब प्लस मिस्ट्री टोन सेट करती है। फर्स्ट इंप्रेशन ये देता है कि मूवी एक स्लो बर्न कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव होने वाली है, जहां ग्लैमर के पीछे छुपे डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स और एक राइजिंग स्टार के इनर स्ट्रगल सेंट्रल फोकस बनने वाली है। शुरुआत ही बताती है कि ये कोई सिंपल कमर्शियल फिल्म नहीं बल्कि डीप लेयर्ड और आर्टिस्टिक थ्रिलर ड्रामा है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में महादेवन एक राइजिंग स्टार लगता है लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका पास्ट एक डार्क स्कैंडल से जुड़ा है जिसे इंडस्ट्री ने छुपा दिया था। दूसरा, स्टोरी एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन लगती है लेकिन बीच में पता चलता है कि जिस मर्डर को एक्सीडेंटल बताया जा रहा था वो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर के लोगों ने कवर अप किया था। तीसरा, आया शुरुआत में महादेवन का मेंटर दिखती है, पर मिड स्टोरी में रिवील होता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन से कुछ छुपा रहा है। चौथा, जिस फीमेल लीड को नॉर्मल लव इंटरेस्ट दिखाया जा गया था, एंड में पता चलता है कि वो खुद विक्टिम के क्लोज सर्कल से जुड़ी थी। पांचवा, क्लाइमेक्स रिवील करता है कि मर्डर का असली मास्टरमाइंड वो नहीं होता जिसके ऊपर व्यूअर्स और इन्वेस्टिगेशन दोनों शुरू से डाउट कर रहे होते हैं। इंस्टेड सब बहुत लेयर्ड होता है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के फाइनल एक्ट में इन्वेस्टिगेशन फाइनली उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां महादेवन दुलकुर को लगता है कि उसका मर्डर का असली राज पकड़ लिया है, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब आता है ट्रुथ और भी ज़्यादा टेढ़ा लगता है। महादेवन को एक हिडन रील मिलती है, एक ऐसी फुटेज जो डिकेड से तो इंडस्ट्री वाले ढावा कर रहे हुए थे। इस रील में विक्टिम्स और इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस और एक फिल्म मेकिंग डील का फेलियर दिखाया गया होता है। यही महादेवन को समझ आता है कि मर्डर पर्सनल ग्रेजेस प्लस इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का मिक्सचर था। समृद्धि के नहीं आया से ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो सच का मेजर पार्ट होगा। क्लाइमैक्स और में रिवील होता है कि आया का मर्डर नहीं हुआ, पर वो सच जानकर छुप ही रहे, क्योंकि सच उजागर होता तो पूरे तमिल फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता। ओवरऑल फिल्म का मैसेज क्लियर है। सिनेमा के पर्दे के पीछे इतने डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स, जेलसी और सेक्रीफाइस होते हैं कि एक रील भी पूरा सच नहीं बता सकती। चलिए हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं।
हीरो महादेवन, दुलकर सलमान 1950s का एक राइजिंग एक्टर जो स्टारडम के बीच अपनी आइडेंटिटी और सच की तलाश में उलझा हुआ है। अपनी क्राफ्ट को परफेक्ट करना, अपने पास्ट के स्कैंडल्स को क्लियर करना और इंडस्ट्री में असली रिस्पेक्ट पाना। काम, फोकस्ड, इमोशनल, अंदर से बाहर से कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग मोरल कॉन्फ्लिक्ट उसका कोर ट्रेट है। हीरोइन फीमेल लीड भाग्यश्री बोरसे, महादेवन की को स्टार जो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में इमोशनली लिंक्ड है। अपनी जगह बनाना एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में और सच को सामने लाने का डर ओवरकम करना। सॉफ्ट स्पोकन, सेंसिटिव पर अंदर से स्ट्रॉन्ग, लॉयल और इमोशनली इंटेलिजेंट। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट कोई टिपिकल विलन नहीं बल्कि इंडस्ट्री का एक इन्फ्लुएंशियल इनसाइडर है जिसका ईगो, जेलसी और इनसिक्योरिटी स्टोरी को डार्क डायरेक्शन में ले जाती है। मर्डर मिस्ट्री को कॉम्प्लिकेट कर देता है जिससे स्टोरी एक सिंपल ड्रामा से डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। हीरो के करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को चैलेंज करता है, उसके मॉरल जस्टिस को टेस्ट करता है, इंडस्ट्री के हिडन पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके प्लॉट में टेंशन, ट्विस्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करता है। ओवरऑल विलेन की इनसिक्योरिटी ही स्टोरी का मेन ट्रिगर पॉइंट बनती है। चलिए विलेन सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, फीमेल लीड सर्कल्स, फ्रेंड्स, हीरोइन के क्लोज लोग जो इंडस्ट्री की रियलिटी को समझते हैं। दूसरा, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स, फिल्म वर्ल्ड के पावरफुल लोग जो इमेज और रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। तीसरा, इंस्पेक्टर्स, इन्वेस्टिगेशन टीम मर्डर केस को हैंडल करते हैं। चौथा, विक्टिम्स, फैमिली, एसोसिएट्स मर्डर के इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट से बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं, वो स्टोरी को इमोशनल, मॉरल और थ्रिलर डायमेंशन देते हैं और हीरो के कॉन्फ्लिक्ट्स को और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कांता ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दी है। ओपनिंग डे फिल्म ने पहले दिन ही इंडिया में 4.30 करोड़ नेट कमाए। प्रोड्यूसर्स के हिसाब से ओपनिंग डे की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10.5 करोड़ रही। इंडिया में कलेक्शन बढ़कर 4.85 करोड़ हो गया दूसरे दिन में 11.49% का जंप। टोटल 2 दिन में 9.20 करोड़ नेट। विकीपीडिया के हिसाब से फिल्म ने अभी तक 21 करोड़ कमा चुकी है। ओवरऑल ये एक स्टेडी स्टार्ट है, बहुत ब्लॉकबस्टर लेवल ना हो पर एक कंटेंट ड्रिवन पीरियड ड्रामा के लिए रिस्पेक्टेबल है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत लोग दुलकर सलमान की वॉइस को करियर डिफाइनिंग कह रहे हैं। एक कॉमन फीडबैक ये है कि फिल्म एक स्लो बर्न थ्रिलर है जो सबको पसंद ना भी आए क्योंकि 10 कमर्शियल मसाला फिल्म की आदत वालों को पेसिंग स्लो लगती है। कुछ व्यूअर्स ने कहा है कि सेकंड हाफ में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट टेडियस बन गया है। राइट पे कुछ लोग और राइटिंग ये नरेशन का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेयर्ड परफॉर्मेंस है पर राइटिंग उसके लेवल पे खड़ी नहीं रहती। ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ही दुलकर सलमान, संतृप्ति करनी एंड भाग्यश्री बोरसे के परफॉर्मेंस को बहुत पसंद कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं मेरे पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। 90s 1990s की फिशिंग कोस्टल टाउन की वर्ल्ड का बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया गया है। कलर पैलेट, बैकग्राउंड स्कोर, कॉस्ट्यूम सब रियल फील देते हैं। एक्शन या नॉइस पर डिपेंड नहीं करती, स्टोरी हर कैरेक्टर के इमोशन और फियर को बिल्ड करके आगे बढ़ती है। मर्डर इन्वेस्टिगेशन, गिल्ट और मॉरलिटी मिक्स होकर एक ग्रेटी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल कांता एक विजुअली स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक कैरेक्टर हैवी मिस्ट्री ड्रामा है जो टिपिकल कमर्शियल फार्मूलास को फॉलो नहीं करती और वही उसे यूनिक बनाता है। चलिए मूवी शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कांता की शूटिंग मोस्टली कोस्टल एरियाज और फिशिंग विलेजेस में हुई जहां वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। कई सीन्स टाइड बढ़ने की वजह से डिले होते थे और क्रू को रियल टाइम लाइट का वेट करना पड़ता था। दुलकर ने अपने हीरो रेट्रो फिशरमैन लुक नेचर लगने के लिए लोकल फिशरमैन के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बोट हैंडलिंग और नेट थ्रोइंग जैसे एक्शंस रियल लगे, इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली। कई सीक्वेंसेस ग्रीन स्क्रीन पर शूट नहीं हुए, टीम ने एक्चुअल सी पर रिस्की शॉट्स लिए। 1-2 दिन हाई वेव्स की वजह से यूनिट को शूट कैंसिल करना पड़ा। ओवरऑल मूवी शूटिंग मोस्टली रियल लोकेशन, सी कंडीशंस और इंटेंस आर्टिस्ट शेड्यूल्स की वजह से चैलेंजिंग थी, लेकिन इसी ऑथेंटिसिटी ने फिल्म को उसका यूनिक ग्रिटी लुक दिया।
चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कांता का स्पेशल टच है कि इसका रेट्रो कोस्टल वर्ल्ड प्लस डार्क इमोशनल मिस्ट्री का यूनिक ब्लेंड है। फिल्म एक स्लो वन मूड ड्रिवन नैरेटिव फॉलो करती है, जहाँ विजुअल साइलेंस और एटमॉस्फेयर कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। इसका 1990s कोस्टल लाइफ का रॉ रियलिस्टिक पोर्ट्रेल, कैरेक्टर बेस्ड हिस्ट्री जहाँ गिल्ट, ट्रूथ और मल्टीक्यूलेट सेंट्रल थीम है। ओवरऑल मूवी अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड, इमोशनल डेप्थ और एटमॉस्फेरिक मिस्ट्री की वजह से टिपिकल क्राइम ड्रामा से अलग स्टैंड करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज गिल्ट और रिडम्पशन के अराउंड घूमता है। फिल्म ये दिखाती है कि सच को छुपाना सिर्फ दर्द बढ़ाता है और इंसान चाहे कितना भी भाग ले अपने पास से बच नहीं सकता। इमोशनल कनेक्ट कैरेक्टर्स के पर्सनल स्ट्रगल्स, उनके रिमोर्स और उनके डिसीजंस ऑडियंस को इमोशनली पुल करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट मिस्ट्री क्लूज और मॉरली ग्रे सिचुएशन ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं कि सच क्या है और कौन सच में गलत या सही है। ओवरऑल मूवी अपने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्लस इमोशनल रियलिज्म प्लस लेयर्ड मिस्ट्री की वजह से ऑडियंस को इमोशनल भी बनाती है और इंटेलेक्चुअली एंगेज भी करती है। कांथा एक इमोशनल एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 14 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को सेलावनी सेलाराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में दुलकर सलमान, रुक्मिणी वसंत, समर्थक रुकानी और राणा दग्गुपति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये कुछ जेनर का मिक्स से बनाई गई फिल्म है, जिसमें पीरियड ड्रामा, थ्रिलर, मिस्ट्री और हिस्टोरिकल सिनेमा इंडस्ट्री बेस्ड ड्रामा भी है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। मूवी का कॉन्सेप्ट 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड पर बेस्ड है, जहां एक राइजिंग एक्टर, एक मिस्टीरियस मर्डरर, फिल्म इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स एक सख्त अनफोल्ड होते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर ऑडियंस ने दुलकर सलमान की परफॉर्मेंस को करियर डिफाइनिंग या नेशनल अवार्ड वर्दी बोलना शुरू कर दिया है। बहुत लोग फिल्म को स्लो बर्न थ्रिलर कह रहे हैं, मतलब पहले हिस्सा थोड़ा धीरे स्टार्ट होता है लेकिन नैरेटिव में इंटरेस्ट बना रहता है। कुछ लोगों को पेसिंग धीरे धीरे चलना पसंद नहीं आई, खास तौर से सेकेंड हाफ के स्लो या टेडियस रेनेशन कहते हैं। रेड जैसे जगहों पर कुछ व्यूअर्स ने लिखा है कि फिल्म का इन्वेस्टिगेशन पोर्शन हाफ सेल्फ फील कराता है। तमिल मीडिया और क्रिटिक्स ने ट्रेलर और अर्ली शोइंग में काफ़ी तारीफ की है। सिल्वामणि सेल्वराज का मास्टर स्टोरी टेलर बताया गया है। रमेश बाला जैसे क्रिटिक्स ने फिल्म को 5 में 4.5 स्टार की रेटिंग दी और बोला कि पहला हाफ एक्सीलेंट ड्रामा और सेकेंड हाफ एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बन जाता है। ओवरऑल ट्रेलर ने हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोग परफॉर्मेंस, स्टोरी और विजुअल सब पे बिलीव कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी हेजिटेशंस में है क्योंकि पेसिंग स्लो है, मतलब मास कमर्शियल थ्रिलर की आदत वाले व्यूअर्स के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड से होती है, जहां एक फिल्म शूट के एटमॉस्फेयर, रेट्रो स्टूडियोज और उस जमाने की फिल्म इंडस्ट्री का चार्म दिखाया जाता है। पहले ही सीन से स्टोरी एक क्लासिक पीरियड वाइब प्लस मिस्ट्री टोन सेट करती है। फर्स्ट इंप्रेशन ये देता है कि मूवी एक स्लो बर्न कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव होने वाली है, जहां ग्लैमर के पीछे छुपे डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स और एक राइजिंग स्टार के इनर स्ट्रगल सेंट्रल फोकस बनने वाली है। शुरुआत ही बताती है कि ये कोई सिंपल कमर्शियल फिल्म नहीं बल्कि डीप लेयर्ड और आर्टिस्टिक थ्रिलर ड्रामा है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में महादेवन एक राइजिंग स्टार लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका पास्ट एक डार्क स्कैंडल से जुड़ा है जिसे इंडस्ट्री ने छुपा दिया था। दूसरा, स्टोरी एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन लगती है, लेकिन बीच में पता चलता है कि जिस मर्डर को एक्सीडेंटल बताया जा रहा था वो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर के लोगों ने कवर अप किया था। तीसरा, आया शुरुआत में महादेवन का मेंटर दिखती है, पर मिड स्टोरी में रिवील होता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन से कुछ छुपा रहा है। चौथा, जिस फीमेल लीड को नॉर्मल लव इंटरेस्ट दिखाया जा गया था, एंड में पता चलता है कि वो खुद विक्टिम के क्लोज सर्कल से जुड़ी थी। पांचवा, क्लाइमेक्स रिवील करता है कि मर्डर का असली मास्टरमाइंड वो नहीं होता जिसके ऊपर व्यूअर्स और इन्वेस्टिगेशन दोनों शुरू से डाउट कर रहे होते हैं। इंस्टेड सब बहुत लेयर्ड होता है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
स्टोरी के फाइनल एक्ट में इन्वेस्टिगेशन फाइनली उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां महादेवन दुलकुएर को लगता है कि उसका मर्डर का असली राज पकड़ लिया है, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब आता है ट्रुथ और भी ज़्यादा टेढ़ा लगता है। महादेवन को एक हिडन रील मिलती है, एक ऐसी फुटेज जो डिकेड से टू इंडस्ट्री वाले ढावा कर रहे हुए थे। इस रील में विक्टिम्स और इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस और एक फिल्म मेकिंग डील का फेलियर दिखाया गया होता है। यही महादेवन को समझ आता है कि मर्डर पर्सनल ग्रेजेस प्लस इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का मिक्सचर था। समृद्धि के नहीं आया से ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो सच का मेजर पार्ट होगा। क्लाइमैक्स और में रिवील होता है कि आया का मर्डर नहीं हुआ, पर वो सच जानकर छुप ही रहे, क्योंकि सच उजागर होता तो पूरे तमिल फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता। ओवरऑल फिल्म का मैसेज क्लियर है। सिनेमा के पर्दे के पीछे इतने डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स, जेलसी और सेक्रीफाइस होते हैं कि एक रील भी पूरा सच नहीं बता सकती। चलिए हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो महादेवन दुलकुएर सलमान 1950s का एक राइजिंग एक्टर जो स्टारडम के बीच अपनी आइडेंटिटी और सच की तलाश में उलझा हुआ है। अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करना, अपने पास्ट के स्कैंडल्स को क्लियर करना और इंडस्ट्री में असली रिस्पेक्ट पाना। काम, फोकस्ड, इमोशनल, अंदर से बाहर से कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग मोरल कॉन्फ्लिक्ट उसका कोर ट्रेट है। हीरोइन फीमेल लीड भाग्यश्री बोरसे, महादेवन की को स्टार जो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में इमोशनली लिंक्ड है। अपनी जगह बनाना एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में और सच को सामने लाने का डर ओवरकम करना। सॉफ्ट स्पोकन, सेंसिटिव पर अंदर से स्ट्रॉन्ग, लॉयल और इमोशनली इंटेलिजेंट। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट कोई टिपिकल विलन नहीं बल्कि इंडस्ट्री का एक इन्फ्लुएंशियल इनसाइडर है जिसका ईगो, जेलसी और इनसिक्योरिटी स्टोरी को डार्क डायरेक्शन में ले जाती है। मर्डर मिस्ट्री को कॉम्प्लिकेट कर देता है जिससे स्टोरी एक सिंपल ड्रामा से डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। हीरो के करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को चैलेंज करता है, उसके मॉरल चॉइसेस को टेस्ट करता है, इंडस्ट्री के हिडन पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके प्लॉट में टेंशन, ट्विस्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करता है। ओवरऑल विलेन की इनसिक्योरिटी ही स्टोरी का मेन ट्रिगर पॉइंट बनती है। चलिए विलेन सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, फीमेल लीड सर्कल्स, फ्रेंड्स, हीरोइन के क्लोज लोग जो इंडस्ट्री की रियलिटी को समझते हैं। दूसरा, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स, फिल्म वर्ल्ड के पावरफुल लोग जो इमेज और रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। तीसरा, इंस्पेक्टर्स, इन्वेस्टिगेशन टीम मर्डर केस को हैंडल करते हैं। चौथा, विक्टिम्स, फैमिली, एसोसिएट्स मर्डर के इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट से बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं, वो स्टोरी को इमोशनल, मॉरल और थ्रिलर डायमेंशन देते हैं और हीरो के कॉन्फ्लिक्ट्स को और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कांता ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दी है। ओपनिंग डे फिल्म ने पहले दिन ही इंडिया में 4.30 करोड़ नेट कमाए। प्रोड्यूसर्स के हिसाब से ओपनिंग डे की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10.5 करोड़ रही। इंडिया में कलेक्शन बढ़कर 4.85 करोड़ हो गया दूसरे दिन में, 11.49% का जंप। टोटल 2 दिन में 9.20 करोड़ नेट। विकीपीडिया के हिसाब से फिल्म ने अभी तक 21 करोड़ कमा चुकी है। ओवरऑल ये एक स्टेडी स्टार्ट है, बहुत ब्लॉकबस्टर लेवल ना हो पर एक कंटेंट ड्रिवन पीरियड ड्रामा के लिए रिस्पेक्टेबल है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत लोग दुलकुएर सलमान की वॉइस को करियर डिफाइनिंग कह रहे हैं। एक कॉमन फीडबैक ये है कि फिल्म एक स्लो बर्न थ्रिलर है जो सबको पसंद ना भी आए, क्योंकि 10 कमर्शियल मसाला फिल्म की आदत वालों को पेसिंग स्लो लगती है। कुछ व्यूअर्स ने कहा है कि सेकंड हाफ में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट टेडियस बन गया है। राइट पे कुछ लोग और राइटिंग ये नरेशन का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेयर्ड परफॉर्मेंस है पर राइटिंग उसके लेवल पे खड़ी नहीं रहती। ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ही दुलकुएर सलमान, समृद्धि एंड भाग्यश्री बोरसे के परफॉर्मेंस को बहुत पसंद कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं मेरे पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। 1990s की फिशिंग कोस्टल टाउन की वर्ल्ड को बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया गया है। कलर पैलेट, बैकग्राउंड स्कोर, कॉस्ट्यूम सब रियल फील देते हैं।
एक्शन या नॉइस पर डिपेंड नहीं करती, स्टोरी हर कैरेक्टर के इमोशन और फियर को बिल्ड करके आगे बढ़ती है। मर्डर इन्वेस्टिगेशन, गिल्ट और मॉरलिटी मिक्स होकर एक ग्रेटी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल कांता एक विजुअली स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक और कैरेक्टर हैवी मिस्ट्री ड्रामा है जो टिपिकल कमर्शियल फार्मूलाज को फॉलो नहीं करती और वही उसे यूनिक बनाता है। चलिए मूवी शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कांता की शूटिंग मोस्टली कोस्टल एरियाज और फिशिंग विलेजेस में हुई जहां वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। कई सीन्स टाइड बढ़ने की वजह से डिले होते थे और क्रू को रियल टाइम लाइट का वेट करना पड़ता था। गुलकेर ने अपने हीरो रेट्रो फिशरमैन लुक नेचर लगने के लिए लोकल फिशरमैन के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बोट हैंडलिंग और नेट थ्रोइंग जैसे एक्शंस रियल लगे, इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली। कई सीक्वेंसेस ग्रीन स्क्रीन पर शूट नहीं हुए, टीम ने एक्चुअल सी पर रिस्की शॉट्स लिए। एक दो दिन हाई वेव्स की वजह से यूनिट को शूट कैंसिल करना पड़ा। ओवरऑल मूवी शूटिंग मोस्टली रियल लोकेशन, सी कंडीशंस और इंटेंस आर्टिस्ट शेड्यूल्स की वजह से चैलेंजिंग थी, लेकिन इसी ऑथेंटिसिटी ने फिल्म को उसका यूनिक ग्रिटी लुक दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कांता का स्पेशल टच है कि इसका रेट्रो कोस्टल वर्ल्ड प्लस डार्क इमोशनल मिस्ट्री का यूनिक ब्लेंड है। फिल्म एक स्लो वन मूड ड्रिवन नैरेटिव फॉलो करती है जहाँ विजुअल साइलेंस और एटमॉस्फेयर कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। इसका 1990s कोस्टल लाइफ का रॉ रियलिस्टिक पोर्ट्रेल, कैरेक्टर बेस्ड हिस्ट्री जहाँ गिल्ट, ट्रूथ और मल्टीक्यूलेट सेंट्रल थीम है। ओवरऑल मूवी अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड, इमोशनल डेप्थ और एटमॉस्फेरिक मिस्ट्री की वजह से टिपिकल क्राइम ड्रामा से अलग स्टैंड करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज गिल्ट और रिडम्पशन के अराउंड घूमता है। फिल्म ये दिखाती है कि सच को छुपाना सिर्फ दर्द बढ़ाता है और इंसान चाहे कितना भी भाग ले अपने पास से बच नहीं सकता। इमोशनल कनेक्ट कैरेक्टर्स के पर्सनल स्ट्रगल्स, उनके रिमोर्स और उनके डिसीजंस ऑडियंस को इमोशनली पुल करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट मिस्ट्री क्लूज और मॉरली ग्रे सिचुएशन ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं कि सच क्या है और कौन सच में गलत या सही है। ओवरऑल मूवी अपने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्लस इमोशनल रियलिज्म प्लस लेयर्ड मिस्ट्री की वजह से ऑडियंस को इमोशनल भी बनाती है और इंटेलेक्चुअली एंगेज भी करती है। कांता एक इमोशनल एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 14 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को सेलावनी सेलाराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में दुलकर सलमान, रुक्मिणी वसंत, समर्थक रुकानी और राणा दग्गुपति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये कुछ जेनर का मिक्स से बनाई गई फिल्म है जिसमें पीरियड ड्रामा, थ्रिलर, मिस्ट्री और हिस्टोरिकल सिनेमा इंडस्ट्री बेस्ड ड्रामा भी है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। मूवी का कॉन्सेप्ट 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड पर बेस्ड है जहां एक राइजिंग एक्टर एक मिस्टीरियस मर्डरर फिल्म इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स एक सख्त अनफोल्ड होते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर ऑडियंस ने दुलकर सलमान की परफॉर्मेंस को कैरियर डिफाइनिंग या नेशनल अवार्ड वर्दी बोलना शुरू कर दिया है। बहुत लोग फिल्म को स्लो बर्न थ्रिलर कह रहे हैं, मतलब पहले हिस्सा थोड़ा धीरे स्टार्ट होता है लेकिन नैरेटिव में इंटरेस्ट बना रहता है। कुछ लोगों को पेसिंग धीरे धीरे चलना पसंद नहीं आई, खास तौर से सेकेंड हाफ के स्लो या टेडियस रेनेशन कहते हैं। रेड जैसे जगहों पर कुछ व्यूअर्स ने लिखा है कि फिल्म का इन्वेस्टिगेशन पोर्शन हाफ सेल्फ फील कराता है। तमिल मीडिया और क्रिटिक्स ने ट्रेलर और अर्ली शोइंग में काफ़ी तारीफ की है। सिल्वामणि सेल्वराज का मास्टर स्टोरी टेलर बताया गया है। रमेश बाला जैसे क्रिटिक्स ने फिल्म को 5 में 4.5 स्टार की रेटिंग दी और बोला कि पहला हाफ एक्सीलेंट ड्रामा और सेकेंड हाफ एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बन जाता है। ओवरऑल ट्रेलर ने हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए, लोग परफॉर्मेंस, स्टोरी और विजुअल सब पे बिलीव कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी हेजिटेशन में है क्योंकि पेसिंग स्लो है, मतलब मास कमर्शियल थ्रिलर की आदत वाले व्यूअर्स के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड से होती है जहां एक फिल्म शूट के एटमॉस्फेयर, रेट्रो स्टूडियोज और उस ज़माने की फिल्म इंडस्ट्री का चार्म दिखाया जाता है। पहले ही सीन से स्टोरी एक क्लासिक पीरियड वाइब प्लस मिस्ट्री टोन सेट करती है।
पहला इम्प्रेशन ये देता है कि मूवी एक स्लो बर्न कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव होने वाली है, जहां ग्लैमर के पीछे छुपे डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स और एक राइजिंग स्टार के इनर स्ट्रगल सेंट्रल फोकस बनने वाली है। शुरुआत ही बताती है कि ये कोई सिंपल कमर्शियल फिल्म नहीं बल्कि डीप लेयर्ड और आर्टिस्टिक थ्रिलर ड्रामा है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में महादेवन एक राइजिंग स्टार लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका पास्ट एक डार्क स्कैंडल से जुड़ा है जिसे इंडस्ट्री ने छुपा दिया था। दूसरा, स्टोरी एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन लगती है, लेकिन बीच में पता चलता है कि जिस मर्डर को एक्सीडेंटल बताया जा रहा था वो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर के लोगों ने कवर अप किया था। तीसरा, आया शुरुआत में महादेवन का मेंटर दिखती है, पर मिड स्टोरी में रिवील होता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन से कुछ छुपा रहा है। चौथा, जिस फीमेल लीड को नॉर्मल लव इंटरेस्ट दिखाया जा गया था, एंड में पता चलता है कि वो खुद विक्टिम के क्लोज सर्कल से जुड़ी थी। पांचवा, क्लाइमेक्स रिवील करता है कि मर्डर का असली मास्टरमाइंड वो नहीं होता जिसके ऊपर व्यूअर्स और इन्वेस्टिगेशन दोनों शुरू से डाउट कर रहे होते हैं। इंस्टेड सब बहुत लेयर्ड होता है। चलिए क्लाइमेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के फाइनल एक्ट में इन्वेस्टिगेशन फाइनली उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां महादेवन दुलकुएर को लगता है कि उसका मर्डर का असली राज पकड़ लिया है, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब आता है ट्रुथ और भी ज़्यादा टेढ़ा लगता है। महादेवन को एक हिडन रील मिलती है, एक ऐसी फुटेज जो डिकेट्स से तो इंडस्ट्री वाले ढावा कर रहे हुए थे। इस रील में विक्टिम्स और इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस और एक फिल्म मेकिंग डील का फेलियर दिखाया गया होता है। यही महादेवन को समझ आता है कि मर्डर पर्सनल ग्रेजेस प्लस इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का मिक्सचर था। समृद्धि के नहीं आया से ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो सच का मेजर पार्ट होगा। क्लाइमैक्स और में रिवील होता है कि आया का मर्डर नहीं हुआ, पर वो सच जानकर छुप ही रहे, क्योंकि सच उजागर होता तो पूरे तमिल फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता। ओवरऑल फिल्म का मैसेज क्लियर है। सिनेमा के पर्दे के पीछे इतने डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स, जेलसी और सेक्रीफाइस होते हैं कि एक रील भी पूरा सच नहीं बता सकती। चलिए हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो महादेवन दुलकुएर सलमान 1950s का एक राइजिंग एक्टर जो स्टारडम के बीच अपनी आइडेंटिटी और सच की तलाश में उलझा हुआ है। अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करना, अपने पास्ट के स्कैंडल्स को क्लियर करना और इंडस्ट्री में असली रिस्पेक्ट पाना। काम फोकस्ड, इमोशनल, अंदर से बाहर से कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग मोरल कॉन्फ्लिक्ट उसका कोर ट्रेट है। हीरोइन फीमेल लीड भाग्यश्री बोरसे, महादेवन की को स्टार जो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में इमोशनली लिंक्ड है। अपनी जगह बनाना एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में और सच को सामने लाने का डर ओवरकम करना। सॉफ्ट स्पोकन, सेंसिटिव पर अंदर से स्ट्रॉन्ग, लॉयल और इमोशनली इंटेलिजेंट। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट कोई टिपिकल विलन नहीं बल्कि इंडस्ट्री का एक इन्फ्लुएंशियल इनसाइडर है जिसका ईगो, जेलसी और इनसिक्योरिटी स्टोरी को डार्क डायरेक्शन में ले जाती है। मर्डर मिस्ट्री को कॉम्प्लिकेट कर देता है जिससे स्टोरी एक सिंपल ड्रामा से डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। हीरो के करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को चैलेंज करता है, उसके मॉरल चॉइसेस को टेस्ट करता है, इंडस्ट्री के हिडन पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके प्लॉट में टेंशन, ट्विस्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करता है। ओवरऑल विलेन की इनसिक्योरिटी ही स्टोरी का मेन ट्रिगर पॉइंट बनती है। चलिए विलेन सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, फीमेल लीड सर्कल्स, फ्रेंड्स, हीरोइन के क्लोज लोग जो इंडस्ट्री की रियलिटी को समझते हैं। दूसरा, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स, फिल्म वर्ल्ड के पावरफुल लोग जो इमेज और रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। तीसरा, इंस्पेक्टर्स, इन्वेस्टिगेशन टीम मर्डर केस को हैंडल करते हैं। चौथा, विक्टिम्स फैमिली एसोसिएट्स मर्डर के इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट से बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं, वो स्टोरी को इमोशनल, मॉरल और थ्रिलर डायमेंशन देते हैं और हीरो के कॉन्फ्लिक्ट्स को और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कांता ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दी है। ओपनिंग डे फिल्म ने पहले दिन ही इंडिया में 4.30 करोड़ नेट कमाए। प्रोड्यूसर्स के हिसाब से ओपनिंग डे की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10.5 करोड़ रही। इंडिया में कलेक्शन बढ़कर 4.85 करोड़ हो गया दूसरे दिन में, 11.49% का जंप, टोटल 2 दिन में 9.20 करोड़ नेट।
विकिपीडिया के हिसाब से फिल्म ने अभी तक 21 करोड़ कमा चुकी है। ओवरऑल ये एक स्टडी स्टार्ट है, बहुत ब्लॉकबस्टर लेवल ना हो पर एक कंटेंट ड्रिवन पीरियड ड्रामा के लिए रिस्पेक्टेबल है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत लोग दुलकुर सलमान की वॉइस को करियर डिफाइनिंग कह रहे हैं। एक कॉमन फीडबैक ये है कि फिल्म एक स्लो वन सिलर है जो सबको पसंद ना भी आए, क्योंकि 10 कमर्शियल मसाला फिल्म की आदत वालों को पेसिंग स्लो लगती है। कुछ व्यूअर्स ने कहा है कि सेकंड हाफ में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट टेडियस बन गया है। राइट पे कुछ लोग और राइटिंग ये नरेशन का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेयर्ड परफॉर्मेंस है पर राइटिंग उसके लेवल पे खड़ी नहीं रहती। ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ही दुलकर सलमान, समृप्ति करनी एंड भाग्यश्री बोरसे के परफॉर्मेंस को बहुत पसंद कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं मेरे पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। 90s 1990s की फिशिंग कोस्टल टाउन की वर्ल्ड को बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया गया है। कलर पैलेट, बैकग्राउंड स्कोर, कॉस्ट्यूम सब रियल फील देते हैं। एक्शन या नॉइस पर डिपेंड नहीं करती, स्टोरी हर कैरेक्टर के इमोशन और फेयर को बिल्ड करके आगे बढ़ती है। मर्डर इन्वेस्टिगेशन, गिल्ट और मॉरलिटी मिक्स होकर एक ग्रेटी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल कांता एक विजुअली स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक कैरेक्टर हैवी मिस्ट्री ड्रामा है जो टिपिकल कमर्शियल फार्मूलाज को फॉलो नहीं करती और वही उसे यूनिक बनाता है। चलिए मूवी शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कांता की शूटिंग मोस्टली कोस्टल एरियाज और फिशिंग विलेजेस में हुई, जहां वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। कई सीन्स टाइड बढ़ने की वजह से डिले होते थे और क्रू को रियल टाइम लाइट का वेट करना पड़ता था। दुलकर ने अपने हीरो रेट्रो फिशरमैन लुक नेचर लगने के लिए लोकल फिशरमैन के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बोट हैंडलिंग और नेट थ्रोइंग जैसे एक्शंस रियल लगे, इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली। कई सीक्वेंसेस ग्रीन स्क्रीन पर शूट नहीं हुए, टीम ने एक्चुअल सी पर रिस्की शॉट्स लिए। एक दो दिन हाई वेव्स की वजह से यूनिट को शूट कैंसिल करना पड़ा। ओवरऑल मूवी शूटिंग मोस्टली रियल लोकेशन, सी कंडीशंस और इंटेंस आर्टिस्ट शेड्यूल्स की वजह से चैलेंजिंग थी, लेकिन इसी ऑथेंटिसिटी ने फिल्म को उसका यूनिक ग्रिटी लुक दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कांता का स्पेशल टच है कि इसका रेट्रो कोस्टल वर्ल्ड प्लस डार्क इमोशनल मिस्ट्री का यूनिक ब्लेंड है। फिल्म एक स्लो वन मूड ड्रिवन नैरेटिव फॉलो करती है जहाँ विजुअल साइलेंस और एटमॉस्फेयर कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। इसका 1990s कोस्टल लाइफ का रॉ रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल, कैरेक्टर बेस्ड हिस्ट्री जहाँ गिल्ट, ट्रूथ और मल्टी सेंट्रल थीम है। ओवरऑल मूवी अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड, इमोशनल डेप्थ और एटमॉस्फेरिक मिस्ट्री की वजह से टिपिकल क्राइम ड्रामा से अलग स्टैंड करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज गिल्ट और रिडम्पशन के अराउंड घूमता है। फिल्म ये दिखाती है कि सच को छुपाना सिर्फ दर्द बढ़ाता है और इंसान चाहे कितना भी भाग ले अपने पास से बच नहीं सकता। इमोशनल कनेक्ट कैरेक्टर्स के पर्सनल स्ट्रगल्स, उनके रिमोर्स और उनके डिसीजंस ऑडियंस को इमोशनली पुल करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट मिस्ट्री, क्लूज और मॉरली ग्रे सिचुएशन ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं कि सच क्या है और कौन सच में गलत या सही है। ओवरऑल मूवी अपने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्लस इमोशनल रियलिज्म प्लस लेयर्ड मिस्ट्री की वजह से ऑडियंस को इमोशनल भी बनाती है और इंटेलेक्चुअली एंगेज भी करती है। कांता एक इमोशनल एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 14 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को सेलावनी सेलाराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में दुलकर सलमान, रुक्मिणी वसंत, समर्थक रुकानी और राणा दग्गुपति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये कुछ जेनर का मिक्स से बनाई गई फिल्म है जिसमें पीरियड ड्रामा, थ्रिलर, मिस्ट्री और हिस्टोरिकल सिनेमा इंडस्ट्री बेस्ड ड्रामा भी है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। मूवी का कॉन्सेप्ट 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड पर बेस्ड है जहां एक राइजिंग एक्टर एक मिस्टीरियस मर्डरर फिल्म इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स एक सख्त अनफोल्ड होते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर ऑडियंस ने दुलकुर सलमान की परफॉर्मेंस को करियर डिफाइनिंग या नेशनल अवार्ड वर्दी बोलना शुरू कर दिया है। बहुत लोग फिल्म को स्लो बर्न थ्रिलर कह रहे हैं, मतलब पहले हिस्सा थोड़ा धीरे स्टार्ट होता है लेकिन नैरेटिव में इंटरेस्ट बना रहता है।
कुछ लोगों को पेसिंग धीरे धीरे चलना पसंद नहीं आई, खास तौर से सेकेंड हाफ के स्लो या टेडियस रेनेशन कहते हैं। रेड जैसे जगहों पर कुछ व्यूअर्स ने लिखा है कि फिल्म का इन्वेस्टिगेशन पोर्शन हाफ सेल्फ फील कराता है। तमिल मीडिया और क्रिटिक्स ने ट्रेलर और अर्ली शोइंग में काफ़ी तारीफ की है। सिल्वामणि सेल्वराज का मास्टर स्टोरी टेलर बताया गया है। रमेश बाला जैसे क्रिटिक्स ने फिल्म को 5 में 4.5 स्टार की रेटिंग दी और बोला कि पहला हाफ एक्सीलेंट ड्रामा और सेकंड हाफ एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बन जाता है। ओवरऑल ट्रेलर ने हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोग परफॉर्मेंस, स्टोरी और विजुअल सब पे बिलीव कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी हेजिटेशंस में है क्योंकि पेसिंग स्लो है, मतलब मास कमर्शियल थ्रिलर की आदत वाले व्यूअर्स के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड से होती है, जहां एक फिल्म शूट के एटमॉस्फेयर, रेट्रो स्टूडियोज और उस जमाने की फिल्म इंडस्ट्री का चार्म दिखाया जाता है। पहले ही सीन से स्टोरी एक क्लासिक पीरियड वाइब प्लस मिस्ट्री टोन सेट करती है। फर्स्ट इंप्रेशन ये देता है कि मूवी एक स्लो बर्न कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव होने वाली है, जहां ग्लैमर के पीछे छुपे डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स और एक राइजिंग स्टार की इनर स्ट्रगल सेंट्रल फोकस बनने वाली है। शुरुआत ही बताती है कि ये कोई सिंपल कमर्शियल फिल्म नहीं बल्कि डीप लेयर्ड और आर्टिस्टिक थ्रिलर ड्रामा है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में महादेवन एक राइजिंग स्टार लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका पास्ट एक डार्क स्कैंडल से जुड़ा है जिसे इंडस्ट्री ने छुपा दिया था। दूसरा, स्टोरी एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन लगती है, लेकिन बीच में पता चलता है कि जिस मर्डर को एक्सीडेंटल बताया जा रहा था वो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर के लोगों ने कवर अप किया था। तीसरा, आया शुरुआत में महादेवन का मेंटर दिखती है, पर मिड स्टोरी में रिवील होता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन से कुछ छुपा रहा है। चौथा, जिस फीमेल लीड को नॉर्मल लव इंटरेस्ट दिखाया जा गया था, एंड में पता चलता है कि वो खुद विक्टिम के क्लोज सर्कल से जुड़ी थी। पांचवा, क्लाइमेक्स रिवील करता है कि मर्डर का असली मास्टरमाइंड वो नहीं होता जिसके ऊपर व्यूअर्स और इन्वेस्टिगेशन दोनों शुरू से डाउट कर रहे होते हैं। इंस्टेड सब बहुत लेयर्ड होता है। चलिए क्लाइमेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के फाइनल एक्ट में इन्वेस्टिगेशन फाइनली उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां महादेवन दुलकुएर को लगता है कि उसका मर्डर का असली राज पकड़ लिया है, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब आता है ट्रुथ और भी ज़्यादा टेढ़ा लगता है। महादेवन को एक हिडन रील मिलती है, एक ऐसी फुटेज जो डिकेड से इंडस्ट्री वाले ढावा कर रहे हुए थे। इस रील में विक्टिम्स और इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस और एक फिल्म मेकिंग डील का फेलियर दिखाया गया होता है। यही महादेवन को समझ आता है कि मर्डर पर्सनल ग्रेजेस प्लस इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का मिक्सचर था। समृद्धि के नहीं आया से ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो सच का मेजर पार्ट होगा। क्लाइमैक्स और में रिवील होता है कि आया का मर्डर नहीं हुआ, पर वो सच जानकर छुप ही रहे, क्योंकि सच उजागर होता तो पूरे तमिल फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता। ओवरऑल फिल्म का मैसेज क्लियर है। सिनेमा के पर्दे के पीछे इतने डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स, जेलेसी और सेक्रीफाइस होते हैं कि एक रील भी पूरा सच नहीं बता सकती। चलिए हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो महादेवन दुलकुएर सलमान 1950s का एक राइजिंग एक्टर जो स्टारडम के बीच अपनी आइडेंटिटी और सच की तलाश में उलझा हुआ है। अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करना, अपने पास्ट के स्कैंडल्स को क्लियर करना और इंडस्ट्री में असली रिस्पेक्ट पाना। काम, फोकस्ड, इमोशनल, अंदर से बाहर से कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग मोरल कॉन्फ्लिक्ट उसका कोर ट्रेट है। हीरोइन फीमेल लीड भाग्यश्री बोरसे, महादेवन की को स्टार जो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में इमोशनली लिंक्ड है। अपनी जगह बनाना एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में और सच को सामने लाने का डर ओवरकम करना। सॉफ्ट स्पोकन, सेंसिटिव पर अंदर से स्ट्रॉन्ग, लॉयल और इमोशनली इंटेलिजेंट। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट कोई टिपिकल विलन नहीं बल्कि इंडस्ट्री का एक इन्फ्लुएंशियल इनसाइडर है जिसका ईगो, जेलसी और इनसिक्योरिटी स्टोरी को डार्क डायरेक्शन में ले जाती है। मर्डर मिस्ट्री को कॉम्प्लिकेट कर देता है जिससे स्टोरी एक सिंपल ड्रामा से डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। हीरो के करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को चैलेंज करता है, उसके मॉरल चॉइसेस को टेस्ट करता है।
इंडस्ट्री के हिडन पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके प्लॉट में टेंशन टू स्टोरी इमोशनल डेप्थ ऐड करता है। ओवरऑल विलेन की इनसिक्योरिटी ही स्टोरी का मेन ट्रिगर पॉइंट बनती है। चलिए विलेन सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, फीमेल लीड सर्कल्स, फ्रेंड्स, हीरोइन के क्लोज लोग जो इंडस्ट्री की रियलिटी को समझते हैं। दूसरा, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स, फिल्म वर्ल्ड के पावरफुल लोग जो इमेज और रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। तीसरा, इंस्पेक्टर्स, इन्वेस्टिगेशन टीम मर्डर केस को हैंडल करते हैं। चौथा, विक्टिम्स, फैमिली, एसोसिएट्स मर्डर के इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट से बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं, वो स्टोरी को इमोशनल, मॉरल और थ्रिलर डायमेंशन देते हैं और हीरो के कॉन्फ्लिक्ट्स को और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कांता ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दी है। ओपनिंग डे फिल्म ने पहले दिन ही इंडिया में 4.30 करोड़ नेट कमाए। प्रोड्यूसर्स के हिसाब से ओपनिंग डे की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10.5 करोड़ रही। इंडिया में कलेक्शन बढ़कर 4.85 करोड़ हो गया दूसरे दिन में, 11.49% का जंप। टोटल 2 दिन में 9.20 करोड़ नेट। विकीपीडिया के हिसाब से फिल्म ने अभी तक 21 करोड़ कमा चुकी है। ओवरऑल ये एक स्टेडी स्टार्ट है, बहुत ब्लॉकबस्टर लेवल ना हो पर एक कंटेंट ड्रिवन पीरियड ड्रामा के लिए रिस्पेक्टेबल है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत लोग दुलकुर सलमान की वॉइस को करियर डिफाइनिंग कह रहे हैं। एक कॉमन फीडबैक ये है कि फिल्म एक स्लो बर्न थ्रिलर है जो सबको पसंद ना भी आए, क्योंकि 10 कमर्शियल मसाला फिल्म की आदत वालों को पेसिंग स्लो लगती है। कुछ व्यूअर्स ने कहा है कि सेकंड हाफ में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट टेडियस बन गया है। राइट पे कुछ लोग और राइटिंग ये नरेशन का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेयर्ड परफॉर्मेंस है पर राइटिंग उसके लेवल पे खड़ी नहीं रहती। ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ही दुलकर सलमान, समृप्तिकर्णी एंड भाग्यश्री बोरसे के परफॉर्मेंस को बहुत पसंद कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं मेरे पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। 90s 1990s की फिशिंग कोस्टल टाउन की वर्ल्ड को बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया गया है। कलर पैलेट, बैकग्राउंड स्कोर, कॉस्ट्यूम सब रियल फील देते हैं। एक्शन या नॉइस पर डिपेंड नहीं करती, स्टोरी हर कैरेक्टर के इमोशन और फेयर को बिल्ड करके आगे बढ़ती है। मर्डर इन्वेस्टिगेशन, गिल्ट और मॉरलिटी मिक्स होकर एक ग्रेटी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल कांता एक विजुअली स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक और कैरेक्टर हैवी मिस्ट्री ड्रामा है जो टिपिकल कमर्शियल फार्मूलाज को फॉलो नहीं करती और वही उसे यूनिक बनाता है। चलिए मूवी शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कांता की शूटिंग मोस्टली कोस्टल एरियाज और फिशिंग विलेजेस में हुई जहां वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। कई सीन्स टाइड बढ़ने की वजह से डिले होते थे और क्रू को रियल टाइम लाइट का वेट करना पड़ता था। दुलकर ने अपने हीरो रेट्रो फिशरमैन लुक नेचुरल लगने के लिए लोकल फिशरमैन के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बोट हैंडलिंग और नेट थ्रोइंग जैसे एक्शंस रियल लगे, इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली। कई सीक्वेंसेस ग्रीन स्क्रीन पर शूट नहीं हुए, टीम ने एक्चुअल सी पर रिस्की शॉट्स लिए। 1-2 दिन हाई वेव्स की वजह से यूनिट को शूट कैंसिल करना पड़ा। ओवरऑल मूवी शूटिंग मोस्टली रियल लोकेशन, सी कंडीशंस और इंटेंस नाइट शेड्यूल्स की वजह से चैलेंजिंग थी, लेकिन इसी ऑथेंटिसिटी ने फिल्म को उसका यूनिक ग्रिटी लुक दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कांता का स्पेशल टच है कि इसका रेट्रो कोस्टल वर्ल्ड प्लस डार्क इमोशनल मिस्ट्री का यूनिक ब्लेंड है। फिल्म एक स्लो वन मूड ड्रिवन नैरेटिव फॉलो करती है जहाँ विजुअल साइलेंस और एटमॉस्फेयर कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। इसका 1990s कोस्टल लाइफ का रॉ रियलिस्टिक पोर्ट्रेल, कैरेक्टर बेस्ड हिस्ट्री जहाँ गिल्ट, ट्रूथ और मल्टीक्यूलेट सेंट्रल थीम है। ओवरऑल मूवी अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड, इमोशनल डेप्थ और एटमॉस्फेरिक मिस्ट्री की वजह से टिपिकल क्राइम ड्रामा से अलग स्टैंड करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज गिल्ट और रिडम्पशन के अराउंड घूमता है। फिल्म ये दिखाती है कि सच को छुपाना सिर्फ दर्द बढ़ाता है और इंसान चाहे कितना भी भाग ले अपने पास से बच नहीं सकता। इमोशनल कनेक्ट कैरेक्टर्स के पर्सनल स्ट्रगल्स, उनके रिमोर्स और उनके डिसीजंस ऑडियंस को इमोशनली पुल करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट मिस्ट्री, क्लूज और मॉरली ग्रे सिचुएशन ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं कि सच क्या है और कौन सच में गलत या सही है।
ओवरऑल मूवी अपने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्लस इमोशनल रियलिज्म प्लस लेयर्ड मिस्ट्री की वजह से ऑडियंस को इमोशनल भी बनाती है और इंटेलेक्चुअली एंगेज भी करती है। कांथा एक इमोशनल एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 14 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को सेलावनी सेलाराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में दुलकर सलमान, रुक्मिणी वसंत, समर्थक रुकानी और राणा दग्गुबाती शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये कुछ जेनर का मिक्स से बनाई गई फिल्म है जिसमें पीरियड ड्रामा, थ्रिलर, मिस्ट्री और हिस्टोरिकल सिनेमा इंडस्ट्री बेस्ड ड्रामा भी है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। मूवी का कॉन्सेप्ट 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड पर बेस्ड है जहां एक राइजिंग एक्टर एक मिस्टीरियस मर्डर फिल्म इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स एक सख्त अनफोल्ड होते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर ऑडियंस ने दुलकर सलमान की परफॉर्मेंस को करियर डिफाइनिंग या नेशनल अवार्ड वर्दी बोलना शुरू कर दिया है। बहुत लोग फिल्म को स्लो बर्न थ्रिलर कह रहे हैं, मतलब पहले हिस्सा थोड़ा धीरे स्टार्ट होता है लेकिन नैरेटिव में इंटरेस्ट बना रहता है। कुछ लोगों को पेसिंग धीरे धीरे चलना पसंद नहीं आई, खास तौर से सेकेंड हाफ के स्लो या टेडियस रेनेशन कहते हैं। रेड जैसे जगहों पर कुछ व्यूअर्स ने लिखा है कि फिल्म का इन्वेस्टिगेशन पोर्शन हाफ सेल्फ फील कराता है। तमिल मीडिया और क्रिटिक्स ने ट्रेलर और अर्ली शोइंग में काफ़ी तारीफ की है। सिल्वामणि सेल्वराज का मास्टर स्टोरी टेलर बताया गया है। रमेश बाला जैसे क्रिटिक्स ने फिल्म को 5 में 4.5 स्टार की रेटिंग दी और बोला कि पहला हाफ एक्सीलेंट ड्रामा और सेकेंड हाफ एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बन जाता है। ओवरऑल ट्रेलर ने हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोग परफॉर्मेंस, स्टोरी और विजुअल सब पे बिलीव कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी हेजिटेशन में है क्योंकि पेसिंग स्लो है, मतलब मास कमर्शियल थ्रिलर की आदत वाले व्यूअर्स के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड से होती है जहां एक फिल्म शूट के एटमॉस्फेयर, रेट्रो स्टूडियोज और उस जमाने की फिल्म इंडस्ट्री का चार्म दिखाया जाता है। पहले ही सीन से स्टोरी एक क्लासिक पीरियड वाइब प्लस मिस्ट्री टोन सेट करती है। फर्स्ट इंप्रेशन ये देता है कि मूवी एक स्लो बर्न कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव होने वाली है जहां ग्लैमर के पीछे छुपे डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स और एक राइजिंग स्टार के इनर स्ट्रगल का सेंट्रल फोकस बनने वाली है। शुरुआत ही बताती है कि ये कोई सिंपल कमर्शियल फिल्म नहीं बल्कि डीप लेयर्ड और आर्टिस्टिक थ्रिलर ड्रामा है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में महादेवन एक राइजिंग स्टार लगता है लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका पास्ट एक डार्क स्कैंडल से जुड़ा है जिसे इंडस्ट्री ने छुपा दिया था। दूसरा, स्टोरी एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन लगती है लेकिन बीच में पता चलता है कि जिस मर्डर को एक्सीडेंटल बताया जा रहा था वो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर के लोगों ने कवर अप किया था। तीसरा, आया शुरुआत में महादेवन का मेंटर दिखती है पर मिड स्टोरी में रिवील होता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन से कुछ छुपा रहा है। चौथा, जिस फीमेल लीड को नॉर्मल लव इंटरेस्ट दिखाया जा गया था एंड में पता चलता है कि वो खुद विक्टिम के क्लोज सर्कल से जुड़ी थी। पांचवा, क्लाइमेक्स रिवील करता है कि मर्डर का असली मास्टरमाइंड वो नहीं होता जिसके ऊपर व्यूअर्स और इन्वेस्टिगेशन दोनों शुरू से डाउट कर रहे होते हैं। इंस्टेड सब बहुत लेयर्ड होता है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के फाइनल एक्ट में इन्वेस्टिगेशन फाइनली उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां महादेवन दुलकुर को लगता है कि उसका मर्डर का असली राज पकड़ लिया है, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब आता है ट्रुथ और भी ज़्यादा टेढ़ा लगता है। महादेवन को एक हिडन रील मिलती है, एक ऐसी फुटेज जो डिकेड से इंडस्ट्री वाले ढावा कर रहे हुए थे। इस रील में विक्टिम्स और इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस और एक फिल्म मेकिंग डील का फेलियर दिखाया गया होता है। यही महादेवन को समझ आता है कि मर्डर पर्सनल ग्रेजेस प्लस इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का मिक्सचर था। समृद्धि के नहीं आया से ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो सच का मेजर पार्ट होगा। क्लाइमैक्स और में रिवील होता है कि आया का मर्डर नहीं हुआ पर वो सच जानकर छुप ही रहे, क्योंकि सच उजागर होता तो पूरे तमिल फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता। ओवरऑल फिल्म का मैसेज क्लियर है। सिनेमा के पर्दे के पीछे इतने डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स, जेलेसी और सेक्रीफाइस होते हैं कि एक रील भी पूरा सच नहीं बता सकती। चलिए हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो महादेवन दुलकुर सलमान।
1950s का एक राइजिंग एक्टर जो स्टारडम के बीच अपनी आइडेंटिटी और सच की तलाश में उलझा हुआ है। अपनी क्राफ्ट को परफेक्ट करना, अपने पास्ट के स्कैंडल्स को क्लियर करना और इंडस्ट्री में असली रिस्पेक्ट पाना। काम फोकस्ड, इमोशनल, अंदर से बाहर से कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग मोरल कॉन्फ्लिक्ट उसका कोर ट्रेट है। हीरोइन फीमेल लीड भाग्यश्री बोरसे, महादेवन की को स्टार जो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में इमोशनली लिंक्ड है। अपनी जगह बनाना एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में और सच को सामने लाने का डर ओवरकम करना। सॉफ्ट स्पोकन, सेंसिटिव पर अंदर से स्ट्रॉन्ग, लॉयल और इमोशनली इंटेलिजेंट। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट कोई टिपिकल विलन नहीं बल्कि इंडस्ट्री का एक इन्फ्लुएंशियल इनसाइडर है जिसका ईगो, जेलसी और इनसिक्योरिटी स्टोरी को डार्क डायरेक्शन में ले जाती है। मर्डर मिस्ट्री को कॉम्प्लिकेट कर देता है जिससे स्टोरी एक सिंपल ड्रामा से डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। हीरो के करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को चैलेंज करता है, उसके मॉरल चॉइसेस को टेस्ट करता है। इंडस्ट्री के हिडन पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके प्लॉट में टेंशन, ट्विस्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करता है। ओवरऑल विलेन की इनसिक्योरिटी ही स्टोरी का मेन ट्रिगर पॉइंट बनती है। चलिए विलेन सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, फीमेल लीड सर्कल्स, फ्रेंड्स, हीरोइन के क्लोज लोग जो इंडस्ट्री की रियलिटी को समझते हैं। दूसरा, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स, फिल्म वर्ल्ड के पावरफुल लोग जो इमेज और रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। तीसरा, इंस्पेक्टर्स, इन्वेस्टिगेशन टीम मर्डर केस को हैंडल करते हैं। चौथा, विक्टिम्स, फैमिली, एसोसिएट्स मर्डर के इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट से बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं, वो स्टोरी को इमोशनल, मॉरल और थ्रिलर डायमेंशन देते हैं और हीरो के कॉन्फ्लिक्ट्स को और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कांता ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दी है। ओपनिंग डे फिल्म ने पहले दिन ही इंडिया में 4.30 करोड़ नेट कमाए। प्रोड्यूसर्स के हिसाब से ओपनिंग डे की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10.5 करोड़ रही। इंडिया में कलेक्शन बढ़कर 4.85 करोड़ हो गया दूसरे दिन में, 11.49% का जंप, टोटल 2 दिन में 9.20 करोड़ नेट। विकीपीडिया के हिसाब से फिल्म ने अभी तक 21 करोड़ कमा चुकी है। ओवरऑल ये एक स्टेडी स्टार्ट है, बहुत ब्लॉकबस्टर लेवल ना हो पर एक कंटेंट ड्रिवन पीरियड ड्रामा के लिए रिस्पेक्टेबल है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत लोग दुलकुर सलमान की वॉइस को करियर डिफाइनिंग कह रहे हैं। एक कॉमन फीडबैक ये है कि फिल्म एक स्लो बर्न थ्रिलर है जो सबको पसंद ना भी आए, क्योंकि 10 कमर्शियल मसाला फिल्म की आदत वालों को पेसिंग स्लो लगती है। कुछ व्यूअर्स ने कहा है कि सेकंड हाफ में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट टेडियस बन गया है। राइट पे कुछ लोग और राइटिंग ये नरेशन का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेयर्ड परफॉर्मेंस है पर राइटिंग उसके लेवल पे खड़ी नहीं रहती। ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ही दुलकर सलमान, समृप्तिकरनी एंड भाग्यश्री बोरसे के परफॉर्मेंस को बहुत पसंद कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं मेरे पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। 90s 1990s की फिशिंग कोस्टल टाउन की वर्ल्ड का बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया गया है। कलर पैलेट, बैकग्राउंड स्कोर, कॉस्ट्यूम सब रियल फील देते हैं। एक्शन या नॉइस पर डिपेंड नहीं करती, स्टोरी हर कैरेक्टर के इमोशन और फेयर को बिल्ड करके आगे बढ़ती है। मर्डर इन्वेस्टिगेशन, गिल्ट और मॉरलिटी मिक्स होकर एक ग्रेटी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल कांता एक विजुअली स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक और कैरेक्टर हैवी मिस्ट्री ड्रामा है जो टिपिकल कमर्शियल फार्मूलाज को फॉलो नहीं करती और वही उसे यूनिक बनाता है। चलिए मूवी शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कांता की शूटिंग मोस्टली कोस्टल एरियाज और फिशिंग विलेजेस में हुई जहां वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। कई सीन्स टाइड बढ़ने की वजह से डिले होते थे और क्रू को रियल टाइम लाइट का वेट करना पड़ता था। दुलकर ने अपने हीरो रेट्रो फिशरमैन लुक नेचुरल लगने के लिए लोकल फिशरमैन के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बोट हैंडलिंग और नेट थ्रोइंग जैसे एक्शंस रियल लगे, इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली। कई सीक्वेंसेस ग्रीन स्क्रीन पर शूट नहीं हुए, टीम ने एक्चुअल सी पर रिस्की शॉट्स लिए। 1-2 दिन हाई वेव्स की वजह से यूनिट को शूट कैंसिल करना पड़ा। ओवरऑल मूवी शूटिंग मोस्टली रियल लोकेशन, सी कंडीशंस और इंटेंस आर्टिस्ट शेड्यूल्स की वजह से चैलेंजिंग थी, लेकिन इसी ऑथेंटिसिटी ने फिल्म को उसका यूनिक ग्रिटी लुक दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है।
कांता का स्पेशल चर्च है कि इसका रेट्रो कोस्टल वर्ल्ड प्लस डार्क इमोशनल मिस्ट्री का यूनिक ब्लेंड है। फिल्म एक स्लो वन मूड ड्रिवन नैरेटिव फॉलो करती है जहाँ विजुअल साइलेंस और एटमॉस्फेयर कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। इसका 1990s कोस्टल लाइफ का रॉ रियलिस्टिक पोर्ट्रेल, कैरेक्टर बेस्ड हिस्ट्री जहाँ गिल्ट, ट्रूथ और मल्टीक्यूलेट सेंट्रल थीम है। ओवरऑल मूवी अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड, इमोशनल डेप्थ और एटमॉस्फेरिक मिस्ट्री की वजह से टिपिकल क्राइम ड्रामा से अलग स्टैंड करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज गिल्ट और रिडम्पशन के अराउंड घूमता है। फिल्म ये दिखाती है कि सच को छुपाना सिर्फ दर्द बढ़ाता है और इंसान चाहे कितना भी भाग ले अपने पास से बच नहीं सकता। इमोशनल कनेक्ट कैरेक्टर्स के पर्सनल स्ट्रगल्स, उनके रिमोर्स और उनके डिसीजंस ऑडियंस को इमोशनली पुल करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट मिस्ट्री, क्लूज और मॉरली ग्रे सिचुएशन ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं कि सच क्या है और कौन सच में गलत या सही है। ओवरऑल मूवी अपने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्लस इमोशनल रियलिज्म प्लस लेयर्ड मिस्ट्री की वजह से ऑडियंस को इमोशनल भी बनाती है और इंटेलेक्चुअली एंगेज भी करती है। कांथा एक इमोशनल एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 14 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को सेलावनी सेलाराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में दुलकर सलमान, रुक्मिणी वसंत, समर्थक रुकानी और राणा दग्गुपति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये कुछ जेनर का मिक्स से बनाई गई फिल्म है जिसमें पीरियड ड्रामा, थ्रिलर, मिस्ट्री और हिस्टोरिकल सिनेमा इंडस्ट्री बेस्ड ड्रामा भी है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। मूवी का कॉन्सेप्ट 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड पर बेस्ड है जहां एक राइजिंग एक्टर, एक मिस्टीरियस मर्डरर, फिल्म इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स एक सख्त अनफोल्ड होते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर ऑडियंस ने दुलकर सलमान की परफॉर्मेंस को करियर डिफाइनिंग या नेशनल अवार्ड वर्दी बोलना शुरू कर दिया है। बहुत लोग फिल्म को स्लो बर्न थ्रिलर कह रहे हैं, मतलब पहले हिस्सा थोड़ा धीरे स्टार्ट होता है लेकिन नैरेटिव में इंटरेस्ट बना रहता है। कुछ लोगों को पेसिंग धीरे धीरे चलना पसंद नहीं आई, खास तौर से सेकेंड हाफ के स्लो या टेडियस रेनेशन कहते हैं। रेड जैसे जगहों पर कुछ व्यूअर्स ने लिखा है कि फिल्म का इन्वेस्टिगेशन पोर्शन हाफ सेल्फ फील कराता है। तमिल मीडिया और क्रिटिक्स ने ट्रेलर और अर्ली शोइंग में काफ़ी तारीफ की है। सिल्वामणि सेल्वराज का मास्टर स्टोरी टेलर बताया गया है। रमेश बाला जैसे क्रिटिक्स ने फिल्म को 5 में 4.5 स्टार की रेटिंग दी और बोला कि पहला हाफ एक्सीलेंट ड्रामा और सेकेंड हाफ एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बन जाता है। ओवरऑल ट्रेलर ने हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोग परफॉर्मेंस, स्टोरी और विजुअल सब पे बिलीव कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी हेजिटेशंस में है क्योंकि पेसिंग स्लो है, मतलब मास कमर्शियल थ्रिलर की आदत वाले व्यूअर्स के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड से होती है जहां एक फिल्म शूट के एटमॉस्फेयर, रेट्रो स्टूडियोज और उस ज़माने की फिल्म इंडस्ट्री का चार्म दिखाया जाता है। पहले ही सीन से स्टोरी एक क्लासिक पीरियड वाइब प्लस मिस्ट्री टोन सेट करती है। फर्स्ट इंप्रेशन ये देता है कि मूवी एक स्लो बर्न कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव होने वाली है जहां ग्लैमर के पीछे छुपे डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स और एक राइजिंग स्टार के इनर स्ट्रगल सेंट्रल फोकस बनने वाली है। शुरुआत ही बताती है कि ये कोई सिंपल कमर्शियल फिल्म नहीं बल्कि डीप लेयर्ड और आर्टिस्टिक थ्रिलर ड्रामा है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में महादेवन एक राइजिंग स्टार लगता है लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका पास्ट एक डार्क स्कैंडल से जुड़ा है जिसे इंडस्ट्री ने छुपा दिया था। दूसरा, स्टोरी एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन लगती है लेकिन बीच में पता चलता है कि जिस मर्डर को एक्सीडेंटल बताया जा रहा था वो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर के लोगों ने कवर अप किया था। तीसरा, आया शुरुआत में महादेवन का मेंटर दिखती है पर मिड स्टोरी में रिवील होता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन से कुछ छुपा रहा है। चौथा, जिस फीमेल लीड को नॉर्मल लव इंटरेस्ट दिखाया जा गया था एंड में पता चलता है कि वो खुद विक्टिम के क्लोज सर्कल से जुड़ी थी। पांचवा, क्लाइमेक्स रिवील करता है कि मर्डर का असली मास्टरमाइंड वो नहीं होता जिसके ऊपर व्यूअर्स और इन्वेस्टिगेशन दोनों शुरू से डाउट कर रहे होते हैं। इंस्टेड सब बहुत लेयर्ड होता है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
स्टोरी के फाइनल एक्ट में इन्वेस्टिगेशन फाइनली उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां महादेवन दुलकुएर को लगता है कि उसका मर्डर का असली राज पकड़ लिया है, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब आता है ट्रुथ और भी ज़्यादा टेढ़ा लगता है। महादेवन को एक हिडन रील मिलती है, एक ऐसी फुटेज जो डिकेड से तो इंडस्ट्री वाले ढावा कर रहे हुए थे। इस रील में विक्टिम्स और इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस और एक फिल्म मेकिंग डील का फेलियर दिखाया गया होता है। यही महादेवन को समझ आता है कि मर्डर पर्सनल ग्रेजेस प्लस इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का मिक्सचर था। समृद्धि के नहीं आया से ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो सच का मेजर पार्ट होगा। क्लाइमैक्स और में रिवील होता है कि आया का मर्डर नहीं हुआ, पर वो सच जानकर छुप ही रहे, क्योंकि सच उजागर होता तो पूरे तमिल फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता। ओवरऑल फिल्म का मैसेज क्लियर है। सिनेमा के पर्दे के पीछे इतने डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स, जेलसी और सेक्रीफाइस होते हैं कि एक रील भी पूरा सच नहीं बता सकती। चलिए हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो महादेवन दुलकुएर सलमान 1950s का एक राइजिंग एक्टर जो स्टारडम के बीच अपनी आइडेंटिटी और सच की तलाश में उलझा हुआ है। अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करना, अपने पास्ट के स्कैंडल्स को क्लियर करना और इंडस्ट्री में असली रिस्पेक्ट पाना। काम, फोकस्ड, इमोशनल, अंदर से बाहर से कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग मोरल कॉन्फ्लिक्ट उसका कोर ट्रेट है। हीरोइन फीमेल लीड भाग्यश्री बोरसे, महादेवन की को स्टार जो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में इमोशनली लिंक्ड है। अपनी जगह बनाना एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में और सच को सामने लाने का डर ओवरकम करना। सॉफ्ट स्पोकन, सेंसिटिव पर अंदर से स्ट्रॉन्ग, लॉयल और इमोशनली इंटेलिजेंट। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट कोई टिपिकल विलन नहीं बल्कि इंडस्ट्री का एक इन्फ्लुएंशियल इनसाइडर है जिसका ईगो, जेलसी और इनसिक्योरिटी स्टोरी को डार्क डायरेक्शन में ले जाती है। मर्डर मिस्ट्री को कॉम्प्लिकेट कर देता है जिससे स्टोरी एक सिंपल ड्रामा से डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। हीरो के करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को चैलेंज करता है, उसके मॉरल जस्टिस को टेस्ट करता है, इंडस्ट्री के हिडन पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके प्लॉट में टेंशन, ट्विस्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करता है। ओवरऑल विलेन की इनसिक्योरिटी ही स्टोरी का मेन ट्रिगर पॉइंट बनती है। चलिए विलेन सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, फीमेल लीड सर्कल्स, फ्रेंड्स, हीरोइन के क्लोज लोग जो इंडस्ट्री की रियलिटी को समझते हैं। दूसरा, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स, फिल्म वर्ल्ड के पावरफुल लोग जो इमेज और रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। तीसरा, इंस्पेक्टर्स, इन्वेस्टिगेशन टीम मर्डर केस को हैंडल करते हैं। चौथा, विक्टिम्स, फैमिली, एसोसिएट्स मर्डर के इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट से बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं, वो स्टोरी को इमोशनल, मॉरल और थ्रिलर डायमेंशन देते हैं और हीरो के कॉन्फ्लिक्ट्स को और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कांता ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दी है। ओपनिंग डे फिल्म ने पहले दिन ही इंडिया में 4.30 करोड़ नेट कमाए। प्रोड्यूसर्स के हिसाब से ओपनिंग डे की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10.5 करोड़ रही। इंडिया में कलेक्शन बढ़कर 4.85 करोड़ हो गया दूसरे दिन में, 11.49% का जंप, टोटल 2 दिन में 9.20 करोड़ नेट। विकीपीडिया के हिसाब से फिल्म ने अभी तक 21 करोड़ कमा चुकी है। ओवरऑल ये एक स्टेडी स्टार्ट है, बहुत ब्लॉकबस्टर लेवल ना हो पर एक कंटेंट ड्रिवन पीरियड ड्रामा के लिए रिस्पेक्टेबल है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत लोग दुलकुएर सलमान की वॉइस को करियर डिफाइनिंग कह रहे हैं। एक कॉमन फीडबैक ये है कि फिल्म एक स्लो बर्न थ्रिलर है जो सबको पसंद ना भी आए, क्योंकि 10 कमर्शियल मसाला फिल्म की आदत वालों को पेसिंग स्लो लगती है। कुछ व्यूअर्स ने कहा है कि सेकंड हाफ में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट टेडियस बन गया है। राइट पे कुछ लोग और राइटिंग ये नरेशन का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेयर्ड परफॉर्मेंस है पर राइटिंग उसके लेवल पे खड़ी नहीं रहती। ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ही दुलकुएर सलमान, समृद्धि करनी एंड भाग्यश्री बोरसे के परफॉर्मेंस को बहुत पसंद कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं मेरे पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। 90s 1990s की फिशिंग कोस्टल टाउन की वर्ल्ड का बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया गया है। कलर पैलेट, बैकग्राउंड स्कोर, कॉस्ट्यूम सब रियल फील देते हैं।
एक्शन या नॉइस पर डिपेंड नहीं करती। स्टोरी हर कैरेक्टर के इमोशन और फियर को बिल्ड करके आगे बढ़ती है। मर्डर इन्वेस्टिगेशन, गिल्ट और मॉरलिटी मिक्स होकर एक ग्रेटी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल कांता एक विजुअली स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक और कैरेक्टर हैवी मिस्ट्री ड्रामा है जो टिपिकल कमर्शियल फार्मूलाज को फॉलो नहीं करती और वही उसे यूनिक बनाता है। चलिए मूवी शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कांता की शूटिंग मोस्टली कोस्टल एरियाज और फिशिंग विलेजेस में हुई जहां वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। कई सीन्स टाइड बढ़ने की वजह से डिले होते थे और क्रू को रियल टाइम लाइट का वेट करना पड़ता था। बुलकेर ने अपने हीरो रेट्रो फिशरमैन लुक नेचर लगने के लिए लोकल फिशरमैन के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बोट हैंडलिंग और नेट थ्रोइंग जैसे एक्शंस रियल लगे, इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली। कई सीक्वेंसेस ग्रीन स्क्रीन पर शूट नहीं हुए। टीम ने एक्चुअल सी पर रिस्की शॉट्स लिए। एक दो दिन हाई वेव्स की वजह से यूनिट को शूट कैंसिल करना पड़ा। ओवरऑल मूवी शूटिंग मोस्टली रियल लोकेशन, सी कंडीशंस और इंटेंस आर्टिस्ट शेड्यूल्स की वजह से चैलेंजिंग थी, लेकिन इसी ऑथेंटिसिटी ने फिल्म को उसका यूनिक ग्रिटी लुक दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कांता का स्पेशल टच है कि इसका रेट्रो कोस्टल वर्ल्ड प्लस डार्क इमोशनल मिस्ट्री का यूनिक ब्लेंड है। फिल्म एक स्लो वन मूड ड्रिवन नैरेटिव फॉलो करती है जहाँ विजुअल साइलेंस और एटमॉस्फेयर कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। इसका 1990s कोस्टल लाइफ का रॉ रियलिस्टिक पोर्ट्रेल, कैरेक्टर बेस्ड हिस्ट्री जहाँ गिल्ट, ट्रूथ और मल्टीक्यूलेट सेंट्रल थीम है। ओवरऑल मूवी अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड, इमोशनल डेप्थ और एटमॉस्फेरिक मिस्ट्री की वजह से टिपिकल क्राइम ड्रामा से अलग स्टैंड करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज गिल्ट और रिडम्पशन के अराउंड घूमता है। फिल्म ये दिखाती है कि सच को छुपाना सिर्फ दर्द बढ़ाता है और इंसान चाहे कितना भी भाग ले अपने पास से बच नहीं सकता। इमोशनल कनेक्ट कैरेक्टर्स के पर्सनल स्ट्रगल्स, उनके रिमोर्स और उनके डिसीजंस ऑडियंस को इमोशनली पुल करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट मिस्ट्री क्लूज और मॉरली ग्रे सिचुएशन ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं कि सच क्या है और कौन सच में गलत या सही है। ओवरऑल मूवी अपने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्लस इमोशनल रियलिज्म प्लस लेयर्ड मिस्ट्री की वजह से ऑडियंस को इमोशनल भी बनाती है और इंटेलेक्चुअली एंगेज भी करती है। कांता एक इमोशनल एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 14 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को सेलावनी सेलाराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में दुलकर सलमान, रुक्मिणी वसंत, समर्थक रुकानी और राणा दग्गुपति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये कुछ जेनर का मिक्स से बनाई गई फिल्म है जिसमें पीरियड ड्रामा, थ्रिलर, मिस्ट्री और हिस्टोरिकल सिनेमा इंडस्ट्री बेस्ड ड्रामा भी है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। मूवी का कॉन्सेप्ट 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड पर बेस्ड है जहां एक राइजिंग एक्टर, एक मिस्टीरियस मर्डरर, फिल्म इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स एक सख्त अनफोल्ड होते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर ऑडियंस ने दुलकर सलमान की परफॉर्मेंस को कैरियर डिफाइनिंग या नेशनल अवार्ड वर्दी बोलना शुरू कर दिया है। बहुत लोग फिल्म को स्लो बर्न थ्रिलर कह रहे हैं, मतलब पहले हिस्सा थोड़ा धीरे स्टार्ट होता है लेकिन नैरेटिव में इंटरेस्ट बना रहता है। कुछ लोगों को पेसिंग धीरे धीरे चलना पसंद नहीं आई, खास तौर से सेकेंड हाफ के स्लो या टेडियस रेनेशन कहते हैं। रेड जैसे जगहों पर कुछ व्यूअर्स ने लिखा है कि फिल्म का इन्वेस्टिगेशन पोर्शन हाफ सेल्फ फील कराता है। तमिल मीडिया और क्रिटिक्स ने ट्रेलर और अर्ली शोइंग में काफ़ी तारीफ की है। सिल्वामणि सेल्वराज का मास्टर स्टोरी टेलर बताया गया है। रमेश बाला जैसे क्रिटिक्स ने फिल्म को 5 में 4.5 स्टार की रेटिंग दी और बोला कि पहला हाफ एक्सीलेंट ड्रामा और सेकेंड हाफ एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बन जाता है। ओवरऑल ट्रेलर ने हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोग परफॉर्मेंस, स्टोरी और विजुअल सब पे बिलीव कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी हेजिटेशंस में है क्योंकि पेसिंग स्लो है, मतलब मास कमर्शियल थ्रिलर की आदत वाले व्यूअर्स के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड से होती है जहां एक फिल्म शूट के एटमॉस्फेयर, रेट्रो स्टूडियोज और उस ज़माने की फिल्म इंडस्ट्री का चार्म दिखाया जाता है। पहले ही सीन से स्टोरी एक क्लासिक पीरियड वाइब प्लस मिस्ट्री टोन सेट करती है।
फर्स्ट इंप्रेशन ये देता है कि मूवी एक स्लो बर्न कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव होने वाली है, जहां ग्लैमर के पीछे छुपे डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स और एक राइजिंग स्टार के इनर स्ट्रगल सेंट्रल फोकस बनने वाली है। शुरुआत ही बताती है कि ये कोई सिंपल कमर्शियल फिल्म नहीं बल्कि डीप लेयर्ड और आर्टिस्टिक थ्रिलर ड्रामा है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में महादेवन एक राइजिंग स्टार लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका पास्ट एक डार्क स्कैंडल से जुड़ा है जिसे इंडस्ट्री ने छुपा दिया था। दूसरा, स्टोरी एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन लगती है, लेकिन बीच में पता चलता है कि जिस मर्डर को एक्सीडेंटल बताया जा रहा था वो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर के लोगों ने कवर अप किया था। तीसरा, आया शुरुआत में महादेवन का मेंटर दिखती है, पर मिड स्टोरी में रिवील होता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन से कुछ छुपा रहा है। चौथा, जिस फीमेल लीड को नॉर्मल लव इंटरेस्ट दिखाया जा गया था, एंड में पता चलता है कि वो खुद विक्टिम के क्लोज सर्कल से जुड़ी थी। पांचवा, क्लाइमेक्स रिवील करता है कि मर्डर का असली मास्टरमाइंड वो नहीं होता जिसके ऊपर व्यूअर्स और इन्वेस्टिगेशन दोनों शुरू से डाउट कर रहे होते हैं। इंस्टेड सब बहुत लेयर्ड होता है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के फाइनल एक्ट में इन्वेस्टिगेशन फाइनली उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां महादेवन दुलकुएर को लगता है कि उसका मर्डर का असली राज पकड़ लिया है, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब आता है ट्रुथ और भी ज़्यादा टेढ़ा लगता है। महादेवन को एक हिडन रील मिलती है, एक ऐसी फुटेज जो डिकेड से तो इंडस्ट्री वाले ढावा कर रहे हुए थे। इस रील में विक्टिम्स और इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस और एक फिल्म मेकिंग डील का फेलियर दिखाया गया होता है। यही महादेवन को समझ आता है कि मर्डर पर्सनल ग्रेजेस प्लस इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का मिक्सचर था। समृद्धि के ने आया से ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो सच का मेजर पार्ट होगा। क्लाइमैक्स और में रिवील होता है कि आया का मर्डर नहीं हुआ, पर वो सच जानकर छुप ही रहे, क्योंकि सच उजागर होता तो पूरे तमिल फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता। ओवरऑल फिल्म का मैसेज क्लियर है। सिनेमा के पर्दे के पीछे इतने डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स, जेलसी और सेक्रीफाइस होते हैं कि एक रील भी पूरा सच नहीं बता सकती। चलिए हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो महादेवन दुलकुएर सलमान 1950s का एक राइजिंग एक्टर जो स्टारडम के बीच अपनी आइडेंटिटी और सच की तलाश में उलझा हुआ है। अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करना, अपने पास्ट के स्कैंडल्स को क्लियर करना और इंडस्ट्री में असली रिस्पेक्ट पाना। काम फोकस्ड, इमोशनल, अंदर से बाहर से कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग मोरल कॉन्फ्लिक्ट उसका कोर ट्रेट है। हीरोइन फीमेल लीड भाग्यश्री बोरसे, महादेवन की को स्टार जो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में इमोशनली लिंक्ड है। अपनी जगह बनाना एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में और सच को सामने लाने का डर ओवरकम करना। सॉफ्ट स्पोकन, सेंसिटिव पर अंदर से स्ट्रॉन्ग, लॉयल और इमोशनली इंटेलिजेंट। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट कोई टिपिकल विलन नहीं बल्कि इंडस्ट्री का एक इन्फ्लुएंशियल इनसाइडर है जिसका ईगो, जेलसी और इनसिक्योरिटी स्टोरी को डार्क डायरेक्शन में ले जाती है। मर्डर मिस्ट्री को कॉम्प्लिकेट कर देता है जिससे स्टोरी एक सिंपल ड्रामा से डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। हीरो के करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को चैलेंज करता है, उसके मॉरल चॉइसेस को टेस्ट करता है, इंडस्ट्री के हिडन पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके प्लॉट में टेंशन, ट्विस्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करता है। ओवरऑल विलेन की इनसिक्योरिटी ही स्टोरी का मेन ट्रिगर पॉइंट बनती है। चलिए विलेन सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, फीमेल लीड सर्कल्स, फ्रेंड्स, हीरोइन के क्लोज लोग जो इंडस्ट्री की रियलिटी को समझते हैं। दूसरा, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स, फिल्म वर्ल्ड के पावरफुल लोग जो इमेज और रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। तीसरा, इंस्पेक्टर्स, इन्वेस्टिगेशन टीम मर्डर केस को हैंडल करते हैं। चौथा, विक्टिम्स, फैमिली, एसोसिएट्स मर्डर के इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट से बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं, वो स्टोरी को इमोशनल, मॉरल और थ्रिलर डायमेंशन देते हैं और हीरो के कॉन्फ्लिक्ट्स को और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कांता ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दी है। ओपनिंग डे फिल्म ने पहले दिन ही इंडिया में 4.30 करोड़ नेट कमाए। प्रोड्यूसर्स के हिसाब से ओपनिंग डे की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10.5 करोड़ रही।
इंडिया में कलेक्शन बढ़कर 4.85 करोड़ हो गया दूसरे दिन में 11.49% का जंप, टोटल 2 दिन में 9.20 करोड़ नेट। विकिपीडिया के हिसाब से फिल्म ने अभी तक 21 करोड़ कमा चुकी है। ओवरऑल ये एक स्टेडी स्टार्ट है, बहुत ब्लॉकबस्टर लेवल ना हो पर एक कंटेंट ड्रिवन पीरियड ड्रामा के लिए रिस्पेक्टेबल है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत लोग दुलकुर सलमान की वॉइस को करियर डिफाइनिंग कह रहे हैं। एक कॉमन फीडबैक ये है कि फिल्म एक स्लो वन सिलर है जो सबको पसंद ना भी आए, क्योंकि 10 कमर्शियल मसाला फिल्म की आदत वालों को पेसिंग स्लो लगती है। कुछ व्यूअर्स ने कहा है कि सेकंड हाफ में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट टेडियस बन गया है। राइट पे कुछ लोग और राइटिंग ये नरेशन का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेयर्ड परफॉर्मेंस है पर राइटिंग उसके लेवल पे खड़ी नहीं रहती। ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ही दुलकर सलमान, समृप्ति करनी एंड भाग्यश्री बोरसे के वॉइस को बहुत पसंद कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं मेरे पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। 90s 1990s की फिशिंग कोस्टल टाउन की वर्ल्ड को बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया गया है। कलर पैलेट, बैकग्राउंड स्कोर, कॉस्ट्यूम सब रियल फील देते हैं। एक्शन या नॉइस पर डिपेंड नहीं करती, स्टोरी हर कैरेक्टर के इमोशन और फियर को बिल्ड करके आगे बढ़ती है। मर्डर इन्वेस्टिगेशन, गिल्ट और मॉरलिटी मिक्स होकर एक ग्रेटी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल कांता एक विजुअली स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक कैरेक्टर हैवी मिस्ट्री ड्रामा है जो टिपिकल कमर्शियल फार्मूलास को फॉलो नहीं करती और वही उसे यूनिक बनाता है। चलिए मूवी शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कांता की शूटिंग मोस्टली कोस्टल एरियाज और फिशिंग विलेजेस में हुई, जहां वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। कई सीन्स टाइड बढ़ने की वजह से डिले होते थे और क्रू को रियल टाइम लाइट का वेट करना पड़ता था। दुलकर ने अपने हीरो रेट्रो फिशरमैन लुक नेचर लगने के लिए लोकल फिशरमैन के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बोट हैंडलिंग और नेट थ्रोइंग जैसे एक्शंस रियल लगे, इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली। कई सीक्वेंसेस ग्रीन स्क्रीन पर शूट नहीं हुए, टीम ने एक्चुअल सी पर रिस्की शॉट्स लिए। 1-2 दिन हाई वेव्स की वजह से यूनिट को शूट कैंसिल करना पड़ा। ओवरऑल मूवी शूटिंग मोस्टली रियल लोकेशन, सी कंडीशंस और इंटेंस आर्टिस्ट शेड्यूल्स की वजह से चैलेंजिंग थी, लेकिन इसी ऑथेंटिसिटी ने फिल्म को उसका यूनिक ग्रिटी लुक दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कांता का स्पेशल टच है कि इसका रेट्रो कोस्टल वर्ल्ड प्लस डार्क इमोशनल मिस्ट्री का यूनिक ब्लेंड है। फिल्म एक स्लो वन मूड ड्रिवन नैरेटिव फॉलो करती है जहाँ विजुअल साइलेंस और एटमॉस्फेयर कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। इसका 1990s कोस्टल लाइफ का रॉ रियलिस्टिक पोर्ट्रेल, कैरेक्टर बेस्ड हिस्ट्री जहाँ गिल्ट, ट्रूथ और मल्टीक्यूलेट सेंट्रल थीम है। ओवरऑल मूवी अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड, इमोशनल डेप्थ और एटमॉस्फेरिक मिस्ट्री की वजह से टिपिकल क्राइम ड्रामा से अलग स्टैंड करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज गिल्ट और रिडम्पशन के अराउंड घूमता है। फिल्म ये दिखाती है कि सच को छुपाना सिर्फ दर्द बढ़ाता है और इंसान चाहे कितना भी भाग ले अपने पास से बच नहीं सकता। इमोशनल कनेक्ट कैरेक्टर्स के पर्सनल स्ट्रगल्स, उनके रिमोर्स और उनके डिसीजंस ऑडियंस को इमोशनली पुल करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट मिस्ट्री, क्लूज और मॉरली ग्रे सिचुएशन ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं कि सच क्या है और कौन सच में गलत या सही है। ओवरऑल मूवी अपने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्लस इमोशनल रियलिज्म प्लस लेयर्ड मिस्ट्री की वजह से ऑडियंस को इमोशनल भी बनाती है और इंटेलेक्चुअली एंगेज भी करती है। कांता एक इमोशनल एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 14 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को सेलावनी सेलाराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में दुलकुर सलमान, रुक्मिणी वसंत, समर्थक रुकानी और राणा दग्गुपति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये कुछ जेनर का मिक्स से बनाई गई फिल्म है जिसमें पीरियड ड्रामा, थ्रिलर, मिस्ट्री और हिस्टोरिकल सिनेमा इंडस्ट्री बेस्ड ड्रामा भी है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। मूवी का कॉन्सेप्ट 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड पर बेस्ड है जहां एक राइजिंग एक्टर एक मिस्टीरियस मर्डरर फिल्म इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स एक सख्त अनफोल्ड होते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं।
सोशल मीडिया पर ऑडियंस ने दुलकुर सलमान की परफॉर्मेंस को करियर डिफाइनिंग या नेशनल अवार्ड वर्दी बोलना शुरू कर दिया है। बहुत लोग फिल्म को स्लो बर्न थ्रिलर कह रहे हैं, मतलब पहले हिस्सा थोड़ा धीरे स्टार्ट होता है लेकिन नैरेटिव में इंटरेस्ट बना रहता है। कुछ लोगों को पेसिंग धीरे धीरे चलना पसंद नहीं आई, खास तौर से सेकेंड हाफ के स्लो या टेडियस रेनेशन कहते हैं। रेड जैसे जगहों पर कुछ व्यूअर्स ने लिखा है कि फिल्म का इन्वेस्टिगेशन पोर्शन हाफ सेल्फ फील कराता है। तमिल मीडिया और क्रिटिक्स ने ट्रेलर और अर्ली शोइंग में काफ़ी तारीफ की है। सिल्वामणि सेल्वराज का मास्टर स्टोरी टेलर बताया गया है। रमेश बाला जैसे क्रिटिक्स ने फिल्म को 5 में 4.5 स्टार की रेटिंग दी और बोला कि पहला हाफ एक्सीलेंट ड्रामा और सेकेंड हाफ एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बन जाता है। ओवरऑल ट्रेलर ने हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए, लोग परफॉर्मेंस, स्टोरी और विजुअल सब पे बिलीव कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी हेजिटेशंस में है क्योंकि पेसिंग स्लो है, मतलब मास कमर्शियल थ्रिलर की आदत वाले व्यूअर्स के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड से होती है, जहां एक फिल्म शूट के एटमॉस्फेयर, रेट्रो स्टूडियोज और उस जमाने की फिल्म इंडस्ट्री का चार्म दिखाया जाता है। पहले ही सीन से स्टोरी एक क्लासिक पीरियड वाइब प्लस मिस्ट्री टोन सेट करती है। फर्स्ट इंप्रेशन ये देता है कि मूवी एक स्लो बर्न कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव होने वाली है, जहां ग्लैमर के पीछे छुपे डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स और एक राइजिंग स्टार के इनर स्ट्रगल सेंट्रल फोकस बनने वाली है। शुरुआत ही बताती है कि ये कोई सिंपल कमर्शियल फिल्म नहीं बल्कि डीप लेयर्ड और आर्टिस्टिक थ्रिलर ड्रामा है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में महादेवन एक राइजिंग स्टार लगता है लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका पास्ट एक डार्क स्कैंडल से जुड़ा है जिसे इंडस्ट्री ने छुपा दिया था। दूसरा, स्टोरी एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन लगती है लेकिन बीच में पता चलता है कि जिस मर्डर को एक्सीडेंटल बताया जा रहा था वो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर के लोगों ने कवर अप किया था। तीसरा, आया शुरुआत में महादेवन का मेंटर दिखती है, पर मिड स्टोरी में रिवील होता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन से कुछ छुपा रहा है। चौथा, जिस फीमेल लीड को नॉर्मल लव इंटरेस्ट दिखाया जा गया था, एंड में पता चलता है कि वो खुद विक्टिम के क्लोज सर्कल से जुड़ी थी। पांचवा, क्लाइमेक्स रिवील करता है कि मर्डर का असली मास्टरमाइंड वो नहीं होता जिसके ऊपर व्यूअर्स और इन्वेस्टिगेशन दोनों शुरू से डाउट कर रहे होते हैं। इंस्टेड सब बहुत लेयर्ड होता है। चलिए क्लाइमेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के फाइनल एक्ट में इन्वेस्टिगेशन फाइनली उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां महादेवन दुलकुर को लगता है कि उसका मर्डर का असली राज पकड़ लिया है, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब आता है ट्रुथ और भी ज़्यादा टेढ़ा लगता है। महादेवन को एक हिडन रील मिलती है, एक ऐसी फुटेज जो डिकेट्स से तो इंडस्ट्री वाले ढावा कर रहे हुए थे। इस रील में विक्टिम्स और इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस और एक फिल्म मेकिंग डील का फेलियर दिखाया गया होता है। यही महादेवन को समझ आता है कि मर्डर पर्सनल ग्रेजेस प्लस इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का मिक्सचर था। समृद्धि के नहीं आया से ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो सच का मेजर पार्ट होगा। क्लाइमैक्स और में रिवील होता है कि आया का मर्डर नहीं हुआ, पर वो सच जानकर छुप ही रहे, क्योंकि सच उजागर होता तो पूरे तमिल फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता। ओवरऑल फिल्म का मैसेज क्लियर है, सिनेमा के पर्दे के पीछे इतने डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स, जेलसी और सेक्रीफाइस होते हैं कि एक रील भी पूरा सच नहीं बता सकती। चलिए हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो महादेवन दुलकुर सलमान 1950s का एक राइजिंग एक्टर जो स्टारडम के बीच अपनी आइडेंटिटी और सच की तलाश में उलझा हुआ है। अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करना, अपने पास्ट के स्कैंडल्स को क्लियर करना और इंडस्ट्री में असली रिस्पेक्ट पाना। काम फोकस्ड, इमोशनल, अंदर से बाहर से कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग मोरल कॉन्फ्लिक्ट उसका कोर ट्रेट है। हीरोइन फीमेल लीड भाग्यश्री बोरसे, महादेवन की को स्टार जो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में इमोशनली लिंक्ड है। अपनी जगह बनाना एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में और सच को सामने लाने का डर ओवरकम करना। सॉफ्ट स्पोकन, सेंसिटिव पर अंदर से स्ट्रॉन्ग, लॉयल और इमोशनली इंटेलिजेंट। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट कोई टिपिकल विलन नहीं बल्कि इंडस्ट्री का एक इन्फ्लुएंशियल इनसाइडर है जिसका ईगो, जेलसी और इनसिक्योरिटी स्टोरी को डार्क डायरेक्शन में ले जाती है।
मर्डर मिस्ट्री को कॉम्प्लिकेट कर देता है, जिससे स्टोरी एक सिंपल ड्रामा से डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। हीरो के करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को चैलेंज करता है, उसके मॉरल चॉइसेस को टेस्ट करता है, इंडस्ट्री के हिडन पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके प्लॉट में टेंशन ट्विस्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करता है। ओवरऑल विलेन की इनसिक्योरिटी ही स्टोरी का मेन ट्रिगर पॉइंट बनती है। चलिए विलेन सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, फीमेल लीड सर्कल्स, फ्रेंड्स, हीरोइन के क्लोज लोग जो इंडस्ट्री की रियलिटी को समझते हैं। दूसरा, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स, फिल्म वर्ल्ड के पावरफुल लोग जो इमेज और रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। तीसरा, इंस्पेक्टर्स, इन्वेस्टिगेशन टीम मर्डर केस को हैंडल करते हैं। चौथा, विक्टिम्स, फैमिली, एसोसिएट्स मर्डर के इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट से बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं, वो स्टोरी को इमोशनल, मॉरल और थ्रिलर डायमेंशन देते हैं और हीरो के कॉन्फ्लिक्ट्स को और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कांता ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दी है। ओपनिंग डे फिल्म ने पहले दिन ही इंडिया में 4.30 करोड़ नेट कमाए। प्रोड्यूसर्स के हिसाब से ओपनिंग डे की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10.5 करोड़ रही। इंडिया में कलेक्शन बढ़कर 4.85 करोड़ हो गया दूसरे दिन में, 11.49% का जंप। टोटल 2 दिन में 9.20 करोड़ नेट। विकीपीडिया के हिसाब से फिल्म ने अभी तक 21 करोड़ कमा चुकी है। ओवरऑल ये एक स्टेडी स्टार्ट है, बहुत ब्लॉकबस्टर लेवल ना हो पर एक कंटेंट ड्रिवन पीरियड ड्रामा के लिए रिस्पेक्टेबल है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत लोग दुलकुर सलमान की वॉइस को करियर डिफाइनिंग कह रहे हैं। एक कॉमन फीडबैक ये है कि फिल्म एक स्लो बर्न थ्रिलर है जो सबको पसंद ना भी आए, क्योंकि 10 कमर्शियल मसाला फिल्म की आदत वालों को पेसिंग स्लो लगती है। कुछ व्यूअर्स ने कहा है कि सेकंड हाफ में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट टेडियस बन गया है। राइट पे कुछ लोग और राइटिंग ये नरेशन का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेयर्ड परफॉर्मेंस है पर राइटिंग उसके लेवल पे खड़ी नहीं रहती। ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ही दुलकर सलमान, समृप्तिकरनी एंड भाग्यश्री बोरसे के परफॉर्मेंस को बहुत पसंद कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं मेरे पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। 90s 1990s की फिशिंग कोस्टल टाउन की वर्ल्ड को बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया गया है। कलर पैलेट, बैकग्राउंड स्कोर, कॉस्ट्यूम सब रियल फील देते हैं। एक्शन या नॉइस पर डिपेंड नहीं करती, स्टोरी हर कैरेक्टर के इमोशन और फेयर को बिल्ड करके आगे बढ़ती है। मर्डर इन्वेस्टिगेशन, गिल्ट और मॉरलिटी मिक्स होकर एक ग्रेटी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल कांता एक विजुअली स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक कैरेक्टर हैवी मिस्ट्री ड्रामा है जो टिपिकल कमर्शियल फार्मूलाज को फॉलो नहीं करती और वही उसे यूनिक बनाता है। चलिए मूवी शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कांता की शूटिंग मोस्टली कोस्टल एरियाज और फिशिंग विलेजेस में हुई, जहां वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। कई सीन्स टाइड बढ़ने की वजह से डिले होते थे और क्रू को रियल टाइम लाइट का वेट करना पड़ता था। दुलकर ने अपने हीरो रेट्रो फिशरमैन लुक नेचर लगने के लिए लोकल फिशरमैन के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बोट हैंडलिंग और नेट थ्रोइंग जैसे एक्शंस रियल लगे, इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली। कई सीक्वेंसेस ग्रीन स्क्रीन पर शूट नहीं हुए, टीम ने एक्चुअल सी पर रिस्की शॉट्स लिए। 1-2 दिन हाई वेव्स की वजह से यूनिट को शूट कैंसिल करना पड़ा। ओवरऑल मूवी शूटिंग मोस्टली रियल लोकेशन, सी कंडीशंस और इंटेंस आर्टिस्ट शेड्यूल्स की वजह से चैलेंजिंग थी, लेकिन इसी ऑथेंटिसिटी ने फिल्म को उसका यूनिक ग्रिटी लुक दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कांता का स्पेशल टच है कि इसका रेट्रो कोस्टल वर्ल्ड प्लस डार्क इमोशनल मिस्ट्री का यूनिक ब्लेंड है। फिल्म एक स्लो वन मूड ड्रिवन नैरेटिव फॉलो करती है जहाँ विजुअल साइलेंस और एटमॉस्फेयर कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। इसका 1990s कोस्टल लाइफ का रॉ रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल, कैरेक्टर बेस्ड हिस्ट्री जहाँ गिल्ट, ट्रूथ और मल्टी सेंट्रल थीम है। ओवरऑल मूवी अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड, इमोशनल डेप्थ और एटमॉस्फेरिक मिस्ट्री की वजह से टिपिकल क्राइम ड्रामा से अलग स्टैंड करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज गिल्ट और रिडम्पशन के अराउंड घूमता है। फिल्म ये दिखाती है कि सच को छुपाना सिर्फ दर्द बढ़ाता है और इंसान चाहे कितना भी भाग ले अपने पास से बच नहीं सकता। इमोशनल कनेक्ट,
कैरेक्टर्स के पर्सनल स्ट्रगल्स, उनके रिमोर्स और उनके डिसीजंस ऑडियंस को इमोशनली पुल करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, मिस्ट्री, क्लूज और मॉरली ग्रे सिचुएशन ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं कि सच क्या है और कौन सच में गलत या सही है। ओवरऑल मूवी अपने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्लस इमोशनल रियलिज्म प्लस लेयर्ड मिस्ट्री की वजह से ऑडियंस को इमोशनल भी बनाती है और इंटेलेक्चुअली एंगेज भी करती है। कांथा एक इमोशनल एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 14 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को सेलावनी सेलाराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में दुलकर सलमान, रुक्मिणी वसंत, समर्थक रुकानी और राणा दग्गुपति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये कुछ जेनर का मिक्स से बनाई गई फिल्म है जिसमें पीरियड ड्रामा, थ्रिलर, मिस्ट्री और हिस्टोरिकल सिनेमा इंडस्ट्री बेस्ड ड्रामा भी है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। मूवी का कॉन्सेप्ट 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड पर बेस्ड है, जहां एक राइजिंग एक्टर एक मिस्टीरियस मर्डर फिल्म इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स एक सख्त अनफोल्ड होते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर ऑडियंस ने दुलकर सलमान की परफॉर्मेंस को करियर डिफाइनिंग या नेशनल अवार्ड वर्दी बोलना शुरू कर दिया है। बहुत लोग फिल्म को स्लो बर्न थ्रिलर कह रहे हैं, मतलब पहले हिस्सा थोड़ा धीरे स्टार्ट होता है लेकिन नैरेटिव में इंटरेस्ट बना रहता है। कुछ लोगों को पेसिंग धीरे धीरे चलना पसंद नहीं आई, खास तौर से सेकेंड हाफ के स्लो या टेडियस रेनेशन कहते हैं। रेड जैसे जगहों पर कुछ व्यूअर्स ने लिखा है कि फिल्म का इन्वेस्टिगेशन पोर्शन हाफ सेल्फ फील कराता है। तमिल मीडिया और क्रिटिक्स ने ट्रेलर और अर्ली शोइंग में काफ़ी तारीफ की है। सिल्वामणि सेल्वराज का मास्टर स्टोरी टेलर बताया गया है। रमेश बाला जैसे क्रिटिक्स ने फिल्म को 5 में 4.5 स्टार की रेटिंग दी और बोला कि पहला हाफ एक्सीलेंट ड्रामा और सेकेंड हाफ एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बन जाता है। ओवरऑल ट्रेलर ने हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोग परफॉर्मेंस, स्टोरी और विजुअल सब पे बिलीव कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी हेजिटेशंस में है क्योंकि पेसिंग स्लो है, मतलब मास कमर्शियल थ्रिलर की आदत वाले व्यूअर्स के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड से होती है, जहां एक फिल्म शूट के एटमॉस्फेयर, रेट्रो स्टूडियोज और उस जमाने की फिल्म इंडस्ट्री का चार्म दिखाया जाता है। पहले ही सीन से स्टोरी एक क्लासिक पीरियड वाइब प्लस मिस्ट्री टोन सेट करती है। फर्स्ट इंप्रेशन ये देता है कि मूवी एक स्लो बर्न कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव होने वाली है, जहां ग्लैमर के पीछे छुपे डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स और एक राइजिंग स्टार के इनर स्ट्रगल सेंट्रल फोकस बनने वाली है। शुरुआत ही बताती है कि ये कोई सिंपल कमर्शियल फिल्म नहीं बल्कि डीप लेयर्ड और आर्टिस्टिक थ्रिलर ड्रामा है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में महादेवन एक राइजिंग स्टार लगता है लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका पास्ट एक डार्क स्कैंडल से जुड़ा है जिसे इंडस्ट्री ने छुपा दिया था। दूसरा, स्टोरी एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन लगती है लेकिन बीच में पता चलता है कि जिस मर्डर को एक्सीडेंटल बताया जा रहा था वो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर के लोगों ने कवर अप किया था। तीसरा, आया शुरुआत में महादेवन का मेंटर दिखती है, पर मिड स्टोरी में रिवील होता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन से कुछ छुपा रहा है। चौथा, जिस फीमेल लीड को नॉर्मल लव इंटरेस्ट दिखाया जा गया था, एंड में पता चलता है कि वो खुद विक्टिम के क्लोज सर्कल से जुड़ी थी। पांचवा, क्लाइमेक्स रिवील करता है कि मर्डर का असली मास्टरमाइंड वो नहीं होता जिसके ऊपर व्यूअर्स और इन्वेस्टिगेशन दोनों शुरू से डाउट कर रहे होते हैं। इंस्टेड सब बहुत लेयर्ड होता है। चलिए क्लाइमेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के फाइनल एक्ट में इन्वेस्टिगेशन फाइनली उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां महादेवन दुलकुर को लगता है कि उसका मर्डर का असली राज पकड़ लिया है, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब आता है ट्रुथ और भी ज़्यादा टेढ़ा लगता है। महादेवन को एक हिडन रील मिलती है, एक ऐसी फुटेज जो डिकेड से इंडस्ट्री वाले ढावा कर रहे हुए थे। इस रील में विक्टिम्स और इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस और एक फिल्म मेकिंग डील का फेलियर दिखाया गया होता है। यही महादेवन को समझ आता है कि मर्डर पर्सनल ग्रेजेस प्लस इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का मिक्सचर था। समृद्धि के नहीं आया से ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो सच का मेजर पार्ट होगा। क्लाइमैक्स और में रिवील होता है कि आया का मर्डर नहीं हुआ, पर वो सच जानकर छुप ही रहे, क्योंकि सच उजागर होता तो पूरे तमिल फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता। ओवरऑल फिल्म का मैसेज क्लियर है। सिनेमा
के पर्दे के पीछे इतने डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स, जेलेसी और सेक्रीफाइस होते हैं कि एक रील भी पूरा सच नहीं बता सकती। चलिए हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो महादेवन दुलकर सलमान 1950s का एक राइजिंग एक्टर जो स्टारडम के बीच अपनी आइडेंटिटी और सच की तलाश में उलझा हुआ है। अपनी क्राफ्ट को परफेक्ट करना, अपने पास्ट के स्कैंडल्स को क्लियर करना और इंडस्ट्री में असली रिस्पेक्ट पाना। काम, फोकस्ड, इमोशनल, अंदर से बाहर से कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग मोरल कॉन्फ्लिक्ट उसका कोर ट्रेट है। हीरोइन फीमेल लीड भाग्यश्री बोरसे, महादेवन की को स्टार जो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में इमोशनली लिंक्ड है। अपनी जगह बनाना एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में और सच को सामने लाने का डर ओवरकम करना। सॉफ्ट स्पोकन, सेंसिटिव पर अंदर से स्ट्रॉन्ग, लॉयल और इमोशनली इंटेलिजेंट। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट कोई टिपिकल विलन नहीं बल्कि इंडस्ट्री का एक इन्फ्लुएंशियल इनसाइडर है जिसका ईगो, जेलसी और इनसिक्योरिटी स्टोरी को डार्क डायरेक्शन में ले जाती है। मर्डर मिस्ट्री को कॉम्प्लिकेट कर देता है जिससे स्टोरी एक सिंपल ड्रामा से डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। हीरो के करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को चैलेंज करता है, उसके मॉरल चॉइसेस को टेस्ट करता है, इंडस्ट्री के हिडन पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके प्लॉट में टेंशन, ट्विस्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करता है। ओवरऑल विलेन की इनसिक्योरिटी ही स्टोरी का मेन ट्रिगर पॉइंट बनती है। चलिए विलेन सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, फीमेल लीड सर्कल्स, फ्रेंड्स, हीरोइन के क्लोज लोग जो इंडस्ट्री की रियलिटी को समझते हैं। दूसरा, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स, फिल्म वर्ल्ड के पावरफुल लोग जो इमेज और रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। तीसरा, इंस्पेक्टर्स, इन्वेस्टिगेशन टीम मर्डर केस को हैंडल करते हैं। चौथा, विक्टिम्स, फैमिली, एसोसिएट्स मर्डर के इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट से बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं, वो स्टोरी को इमोशनल, मॉरल और थ्रिलर डायमेंशन देते हैं और हीरो के कॉन्फ्लिक्ट्स को और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कांता ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दी है। ओपनिंग डे फिल्म ने पहले दिन ही इंडिया में 4.30 करोड़ नेट कमाए। प्रोड्यूसर्स के हिसाब से ओपनिंग डे की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10.5 करोड़ रही। इंडिया में कलेक्शन बढ़कर 4.85 करोड़ हो गया दूसरे दिन में, 11.49% का जंप, टोटल 2 दिन में 9.20 करोड़ नेट। विकीपीडिया के हिसाब से फिल्म ने अभी तक 21 करोड़ कमा चुकी है। ओवरऑल ये एक स्टेडी स्टार्ट है, बहुत ब्लॉकबस्टर लेवल ना हो पर एक कंटेंट ड्रिवन पीरियड ड्रामा के लिए रिस्पेक्टेबल है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत लोग दुलकर सलमान की वॉइस को करियर डिफाइनिंग कह रहे हैं। एक कॉमन फीडबैक ये है कि फिल्म एक स्लो बर्न थ्रिलर है जो सबको पसंद ना भी आए, क्योंकि 10 कमर्शियल मसाला फिल्म की आदत वालों को पेसिंग स्लो लगती है। कुछ व्यूअर्स ने कहा है कि सेकंड हाफ में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट टेडियस बन गया है। राइट पे कुछ लोग और राइटिंग ये नरेशन का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेयर्ड परफॉर्मेंस है पर राइटिंग उसके लेवल पे खड़ी नहीं रहती। ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ही दुलकर सलमान, समृप्तिकरनी एंड भाग्यश्री बोरसे के परफॉर्मेंस को बहुत पसंद कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं मेरे पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। 90s 1990s की फिशिंग कोस्टल टाउन की वर्ल्ड को बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया गया है। कलर पैलेट, बैकग्राउंड स्कोर, कॉस्ट्यूम सब रियल फील देते हैं। एक्शन या नॉइस पर डिपेंड नहीं करती, स्टोरी हर कैरेक्टर के इमोशन और फेयर को बिल्ड करके आगे बढ़ती है। मर्डर इन्वेस्टिगेशन, गिल्ट और मॉरलिटी मिक्स होकर एक ग्रेटी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल कांता एक विजुअली स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक और कैरेक्टर हैवी मिस्ट्री ड्रामा है जो टिपिकल कमर्शियल फार्मूलाज को फॉलो नहीं करती और वही उसे यूनिक बनाता है। चलिए मूवी शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कांता की शूटिंग मोस्टली कोस्टल एरियाज और फिशिंग विलेजेस में हुई जहां वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। कई सीन्स टाइड बढ़ने की वजह से डिले होते थे और क्रू को रियल टाइम लाइट का वेट करना पड़ता था। दुलकर ने अपने हीरो रेट्रो फिशरमैन लुक नेचुरल लगने के लिए लोकल फिशरमैन के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बोट हैंडलिंग और नेट थ्रोइंग जैसे एक्शंस रियल लगे, इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली। कई सीक्वेंसेस ग्रीन स्क्रीन पर शूट नहीं हुए, टीम ने एक्चुअल सी पर रिस्की शॉट्स लिए। 1-2 दिन हाई वेव्स की वजह से यूनिट को शूट कैंसिल करना पड़ा।
ओवरऑल मूवी शूटिंग मोस्टली रियल लोकेशन सी कंडीशंस और इंटेंस आर्टिस्ट शेड्यूल्स की वजह से चैलेंजिंग थी, लेकिन इसी ऑथेंटिसिटी ने फिल्म को उसका यूनिक ग्रिटी लुक दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कांता का स्पेशल टच है कि इसका रेट्रो कोस्टल वर्ल्ड प्लस डार्क इमोशनल मिस्ट्री का यूनिक ब्लेंड है। फिल्म एक स्लो वन मूड ड्रिवन नैरेटिव फॉलो करती है, जहाँ विजुअल साइलेंस और एटमॉस्फेयर कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। इसका 1990s कोस्टल लाइफ का रॉ रियलिस्टिक पोर्ट्रेल, कैरेक्टर बेस्ड हिस्ट्री जहाँ गिल्ट ट्रूथ और मल्टीक्यूलेट सेंट्रल थीम है। ओवरऑल मूवी अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड, इमोशनल डेप्थ और एटमॉस्फेरिक मिस्ट्री की वजह से टिपिकल क्राइम ड्रामा से अलग स्टैंड करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज गिल्ट और रिडम्पशन के अराउंड घूमता है। फिल्म ये दिखाती है कि सच को छुपाना सिर्फ दर्द बढ़ाता है और इंसान चाहे कितना भी भाग ले, अपने पास से बच नहीं सकता। इमोशनल कनेक्ट कैरेक्टर्स के पर्सनल स्ट्रगल्स, उनके रिमोर्स और उनके डिसीजंस ऑडियंस को इमोशनली पुल करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट मिस्ट्री क्लूज और मॉरली ग्रे सिचुएशन ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं कि सच क्या है और कौन सच में गलत या सही है। ओवरऑल मूवी अपने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्लस इमोशनल रियलिज्म प्लस लेयर्ड मिस्ट्री की वजह से ऑडियंस को इमोशनल भी बनाती है और इंटेलेक्चुअली एंगेज भी करती है। कांथा एक इमोशनल एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 14 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को सेलावनी सेलाराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में दुलकर सलमान, रुक्मिणी वसंत, समर्थक रुकानी और राणा दग्गुपति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये कुछ जेनर का मिक्स से बनाई गई फिल्म है, जिसमें पीरियड ड्रामा, थ्रिलर, मिस्ट्री और हिस्टोरिकल सिनेमा इंडस्ट्री बेस्ड ड्रामा भी है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। मूवी का कॉन्सेप्ट 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड पर बेस्ड है, जहां एक राइजिंग एक्टर, एक मिस्टीरियस मर्डरर, फिल्म इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स एक सख्त अनफोल्ड होते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर ऑडियंस ने दुलकर सलमान की परफॉर्मेंस को करियर डिफाइनिंग या नेशनल अवार्ड वर्दी बोलना शुरू कर दिया है। बहुत लोग फिल्म को स्लो बर्न थ्रिलर कह रहे हैं, मतलब पहले हिस्सा थोड़ा धीरे स्टार्ट होता है लेकिन नैरेटिव में इंटरेस्ट बना रहता है। कुछ लोगों को पेसिंग धीरे धीरे चलना पसंद नहीं आई, खास तौर से सेकेंड हाफ के स्लो या टेडियस रेनेशन कहते हैं। रेड जैसे जगहों पर कुछ व्यूअर्स ने लिखा है कि फिल्म का इन्वेस्टिगेशन पोर्शन हाफ सेल्फ फील कराता है। तमिल मीडिया और क्रिटिक्स ने ट्रेलर और अर्ली शोइंग में काफ़ी तारीफ की है। सिल्वामणि सेल्वराज का मास्टर स्टोरी टेलर बताया गया है। रमेश बाला जैसे क्रिटिक्स ने फिल्म को 5 में 4.5 स्टार की रेटिंग दी और बोला कि पहला हाफ एक्सीलेंट ड्रामा और सेकेंड हाफ एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बन जाता है। ओवरऑल ट्रेलर ने हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोग परफॉर्मेंस, स्टोरी और विजुअल सब पे बिलीव कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी हेजिटेशन में है क्योंकि पेसिंग स्लो है, मतलब मास कमर्शियल थ्रिलर की आदत वाले व्यूअर्स के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड से होती है, जहां एक फिल्म शूट के एटमॉस्फेयर, रेट्रो स्टूडियोज और उस जमाने की फिल्म इंडस्ट्री का चार्म दिखाया जाता है। पहले ही सीन से स्टोरी एक क्लासिक पीरियड वाइब प्लस मिस्ट्री टोन सेट करती है। फर्स्ट इंप्रेशन ये देता है कि मूवी एक स्लो बर्न कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव होने वाली है, जहां ग्लैमर के पीछे छुपे डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स और एक राइजिंग स्टार के इनर स्ट्रगल का सेंट्रल फोकस बनने वाली है। शुरुआत ही बताती है कि ये कोई सिंपल कमर्शियल फिल्म नहीं बल्कि डीप लेयर्ड और आर्टिस्टिक थ्रिलर ड्रामा है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में महादेवन एक राइजिंग स्टार लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका पास्ट एक डार्क स्कैंडल से जुड़ा है जिसे इंडस्ट्री ने छुपा दिया था। दूसरा, स्टोरी एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन लगती है, लेकिन बीच में पता चलता है कि जिस मर्डर को एक्सीडेंटल बताया जा रहा था वो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर के लोगों ने कवर अप किया था। तीसरा, आया शुरुआत में महादेवन का मेंटर दिखती है, पर मिड स्टोरी में रिवील होता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन से कुछ छुपा रहा है। चौथा, जिस फीमेल लीड को नॉर्मल लव इंटरेस्ट दिखाया जा गया था, एंड में पता चलता है कि वो खुद विक्टिम के क्लोज सर्कल से जुड़ी थी।
5वां क्लाइमेक्स रिवील करता है कि मर्डर का असली मास्टरमाइंड वो नहीं होता जिसके ऊपर व्यूअर्स और इन्वेस्टिगेशन दोनों शुरू से डाउट कर रहे होते हैं। इंस्टेड सब बहुत लेयर्ड होता है। चलिए क्लाइमेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के फाइनल एक्ट में इन्वेस्टिगेशन फाइनली उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां महादेवन दुलकुएर को लगता है कि उसका मर्डर का असली राज पकड़ लिया है, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब आता है ट्रुथ और भी ज़्यादा टेढ़ा लगता है। महादेवन को एक हिडन रील मिलती है, एक ऐसी फुटेज जो डिकेड से तो इंडस्ट्री वाले ढावा कर रहे हुए थे। इस रील में विक्टिम्स और इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस और एक फिल्म मेकिंग डील का फेलियर दिखाया गया होता है। यही महादेवन को समझ आता है कि मर्डर पर्सनल ग्रेजेस प्लस इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का मिक्सचर था। समृद्धि के नहीं आया से ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो सच का मेजर पार्ट होगा। क्लाइमैक्स और में रिवील होता है कि आया का मर्डर नहीं हुआ, पर वो सच जानकर छुप ही रहे, क्योंकि सच उजागर होता तो पूरे तमिल फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता। ओवरऑल फिल्म का मैसेज क्लियर है। सिनेमा के पर्दे के पीछे इतने डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स, जेलेसी और सेक्रीफाइस होते हैं कि एक रील भी पूरा सच नहीं बता सकती। चलिए हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो महादेवन दुलकुएर सलमान 1950s का एक राइजिंग एक्टर जो स्टारडम के बीच अपनी आइडेंटिटी और सच की तलाश में उलझा हुआ है। अपनी क्राफ्ट को परफेक्ट करना, अपने पास्ट के स्कैंडल्स को क्लियर करना और इंडस्ट्री में असली रिस्पेक्ट पाना। काम, फोकस्ड, इमोशनल, अंदर से बाहर से कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग मोरल कॉन्फ्लिक्ट उसका कोर ट्रेट है। हीरोइन फीमेल लीड भाग्यश्री बोरसे, महादेवन की को स्टार जो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में इमोशनली लिंक्ड है। अपनी जगह बनाना एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में और सच को सामने लाने का डर ओवरकम करना। सॉफ्ट स्पोकन, सेंसिटिव पर अंदर से स्ट्रॉन्ग, लॉयल और इमोशनली इंटेलिजेंट। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट कोई टिपिकल विलन नहीं बल्कि इंडस्ट्री का एक इन्फ्लुएंशियल इनसाइडर है जिसका ईगो, जेलसी और इनसिक्योरिटी स्टोरी को डार्क डायरेक्शन में ले जाती है। मर्डर मिस्ट्री को कॉम्प्लिकेट कर देता है जिससे स्टोरी एक सिंपल ड्रामा से डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। हीरो के करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को चैलेंज करता है, उसके मॉरल चॉइसेस को टेस्ट करता है, इंडस्ट्री के हिडन पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके प्लॉट में टेंशन, ट्विस्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करता है। ओवरऑल विलेन की इनसिक्योरिटी ही स्टोरी का मेन ट्रिगर पॉइंट बनती है। चलिए विलेन सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, फीमेल लीड सर्कल्स, फ्रेंड्स, हीरोइन के क्लोज लोग जो इंडस्ट्री की रियलिटी को समझते हैं। दूसरा, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स, फिल्म वर्ल्ड के पावरफुल लोग जो इमेज और रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। तीसरा, इंस्पेक्टर्स, इन्वेस्टिगेशन टीम मर्डर केस को हैंडल करते हैं। चौथा, विक्टिम्स फैमिली एसोसिएट्स मर्डर के इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट से बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं, वो स्टोरी को इमोशनल, मॉरल और थ्रिलर डायमेंशन देते हैं और हीरो के कॉन्फ्लिक्ट्स को और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कांता ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दी है। ओपनिंग डे फिल्म ने पहले दिन ही इंडिया में 4.30 करोड़ नेट कमाए। प्रोड्यूसर्स के हिसाब से ओपनिंग डे की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10.5 करोड़ रही। इंडिया में कलेक्शन बढ़कर 4.85 करोड़ हो गया दूसरे दिन में, 11.49% का जंप। टोटल 2 दिन में 9.20 करोड़ नेट। विकीपीडिया के हिसाब से फिल्म ने अभी तक 21 करोड़ कमा चुकी है। ओवरऑल ये एक स्टेडी स्टार्ट है, बहुत ब्लॉकबस्टर लेवल ना हो पर एक कंटेंट ड्रिवन पीरियड ड्रामा के लिए रिस्पेक्टेबल है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत लोग दुलकुएर सलमान की वॉइस को करियर डिफाइनिंग कह रहे हैं। एक कॉमन फीडबैक ये है कि फिल्म एक स्लो बर्न थ्रिलर है जो सबको पसंद ना भी आए, क्योंकि 10 कमर्शियल मसाला फिल्म की आदत वालों को पेसिंग स्लो लगती है। कुछ व्यूअर्स ने कहा है कि सेकंड हाफ में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट टेडियस बन गया है। राइट पे कुछ लोग और राइटिंग ये नरेशन का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेयर्ड परफॉर्मेंस है पर राइटिंग उसके लेवल पे खड़ी नहीं रहती। ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ही दुलकुएर सलमान, समृद्धि एंड भाग्यश्री बोरसे के परफॉर्मेंस को बहुत पसंद कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं मेरे पर्सनल रिव्यू की कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। 90s
1990s की फिशिंग कोस्टल टाउन की वर्ल्ड का बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया गया है। कलर पैलेट, बैकग्राउंड स्कोर, कॉस्ट्यूम सब रियल फील देते हैं। एक्शन या नॉइस पर डिपेंड नहीं करती, स्टोरी हर कैरेक्टर के इमोशन और फियर को बिल्ड करके आगे बढ़ती है। मर्डर इन्वेस्टिगेशन, गिल्ट और मॉरलिटी मिक्स होकर एक ग्रेटी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ओवरऑल कांता एक विजुअली स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक और कैरेक्टर हैवी मिस्ट्री ड्रामा है जो टिपिकल कमर्शियल फार्मूलाज को फॉलो नहीं करती और वही उसे यूनिक बनाता है। चलिए मूवी शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कांता की शूटिंग मोस्टली कोस्टल एरियाज और फिशिंग विलेजेस में हुई जहां वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। कई सीन्स टाइड बढ़ने की वजह से डिले होते थे और क्रू को रियल टाइम लाइट का वेट करना पड़ता था। दुलकर ने अपने हीरो रेट्रो फिशरमैन लुक नेचुरल लगने के लिए लोकल फिशरमैन के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बोट हैंडलिंग और नेट थ्रोइंग जैसे एक्शंस रियल लगे, इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली। कई सीक्वेंसेस ग्रीन स्क्रीन पर शूट नहीं हुए। टीम ने एक्चुअल सी पर रिस्की शॉट्स लिए। एक दो दिन हाई वेव्स की वजह से यूनिट को शूट कैंसिल करना पड़ा। ओवरऑल मूवी शूटिंग मोस्टली रियल लोकेशन, सी कंडीशंस और इंटेंस आर्टिस्ट शेड्यूल्स की वजह से चैलेंजिंग थी, लेकिन इसी ऑथेंटिसिटी ने फिल्म को उसका यूनिक ग्रिटी लुक दिया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कांता का स्पेशल टच है कि इसका रेट्रो कोस्टल वर्ल्ड प्लस डार्क इमोशनल मिस्ट्री का यूनिक ब्लेंड है। फिल्म एक स्लो वन मूड ड्रिवन नैरेटिव फॉलो करती है जहाँ विजुअल साइलेंस और एटमॉस्फेयर कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। इसका 1990s कोस्टल लाइफ का रॉ रियलिस्टिक पोर्ट्रेल, कैरेक्टर बेस्ड हिस्ट्री जहाँ गिल्ट, ट्रूथ और मल्टीक्यूलेट सेंट्रल थीम है। ओवरऑल मूवी अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड, इमोशनल डेप्थ और एटमॉस्फेरिक मिस्ट्री की वजह से टिपिकल क्राइम ड्रामा से अलग स्टैंड करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज गिल्ट और रिडम्पशन के अराउंड घूमता है। फिल्म ये दिखाती है कि सच को छुपाना सिर्फ दर्द बढ़ाता है और इंसान चाहे कितना भी भाग ले अपने पास से बच नहीं सकता। इमोशनल कनेक्ट कैरेक्टर्स के पर्सनल स्ट्रगल्स, उनके रिमोर्स और उनके डिसीजंस ऑडियंस को इमोशनली पुल करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट मिस्ट्री, क्लूज और मॉरली ग्रे सिचुएशन ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं कि सच क्या है और कौन सच में गलत या सही है। ओवरऑल मूवी अपने मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्लस इमोशनल रियलिज्म प्लस लेयर्ड मिस्ट्री की वजह से ऑडियंस को इमोशनल भी बनाती है और इंटेलेक्चुअली एंगेज भी करती है। कांता एक इमोशनल एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 14 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को सेलावनी सेलाराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में दुलकर सलमान, रुक्मिणी वसंत, समर्थक रुकानी और राणा दग्गुपति शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये कुछ जेनर का मिक्स से बनाई गई फिल्म है जिसमें पीरियड ड्रामा, थ्रिलर, मिस्ट्री और हिस्टोरिकल सिनेमा इंडस्ट्री बेस्ड ड्रामा भी है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। मूवी का कॉन्सेप्ट 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड पर बेस्ड है जहां एक राइजिंग एक्टर, एक मिस्टीरियस मर्डरर, फिल्म इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स एक सख्त अनफोल्ड होते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर ऑडियंस ने दुलकर सलमान की परफॉर्मेंस को कैरियर डिफाइनिंग या नेशनल अवार्ड वर्दी बोलना शुरू कर दिया है। बहुत लोग फिल्म को स्लो बर्न थ्रिलर कह रहे हैं, मतलब पहले हिस्सा थोड़ा धीरे स्टार्ट होता है लेकिन नैरेटिव में इंटरेस्ट बना रहता है। कुछ लोगों को पेसिंग धीरे धीरे चलना पसंद नहीं आई, खास तौर से सेकेंड हाफ के स्लो या टेडियस रेनेशन कहते हैं। रेड जैसे जगहों पर कुछ व्यूअर्स ने लिखा है कि फिल्म का इन्वेस्टिगेशन पोर्शन हाफ सेल्फ फील कराता है। तमिल मीडिया और क्रिटिक्स ने ट्रेलर और अर्ली शोइंग में काफ़ी तारीफ की है। सिल्वामणि सेल्वराज का मास्टर स्टोरी टेलर बताया गया है। रमेश बाला जैसे क्रिटिक्स ने फिल्म को 5 में 4.5 स्टार की रेटिंग दी और बोला कि पहला हाफ एक्सीलेंट ड्रामा और सेकेंड हाफ एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बन जाता है। ओवरऑल ट्रेलर ने हाई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए। लोग परफॉर्मेंस, स्टोरी और विजुअल सब पे बिलीव कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी हेजिटेशन में है क्योंकि पेसिंग स्लो है, मतलब मास कमर्शियल थ्रिलर की आदत वाले व्यूअर्स के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1950s के मद्रास सिनेमा वर्ल्ड से होती है जहां एक फिल्म शूट के एटमॉस्फेयर, रेट्रो स्टूडियोज और उस जमाने की फिल्म इंडस्ट्री का चार्म दिखाया जाता है।
पहले ही सीन से स्टोरी एक क्लासिक पीरियड वाइब प्लस मिस्ट्री टोन सेट करती है। फर्स्ट इंप्रेशन ये देता है कि मूवी एक स्लो बर्न कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव होने वाली है, जहां ग्लैमर के पीछे छुपे डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स और एक राइजिंग स्टार के इनर स्ट्रगल का सेंट्रल फोकस बनने वाली है। शुरुआत ही बताती है कि ये कोई सिंपल कमर्शियल फिल्म नहीं बल्कि डीप लेयर्ड और आर्टिस्टिक थ्रिलर ड्रामा है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में महादेवन एक राइजिंग स्टार लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका पास्ट एक डार्क स्कैंडल से जुड़ा है जिसे इंडस्ट्री ने छुपा दिया था। दूसरा, स्टोरी एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन लगती है, लेकिन बीच में पता चलता है कि जिस मर्डर को एक्सीडेंटल बताया जा रहा था वो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर के लोगों ने कवर अप किया था। तीसरा, आया शुरुआत में महादेवन का मेंटर दिखती है, पर मिड स्टोरी में रिवील होता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन से कुछ छुपा रहा है। चौथा, जिस फीमेल लीड को नॉर्मल लव इंटरेस्ट दिखाया जा गया था, एंड में पता चलता है कि वो खुद विक्टिम के क्लोज सर्कल से जुड़ी थी। पांचवा, क्लाइमेक्स रिवील करता है कि मर्डर का असली मास्टरमाइंड वो नहीं होता जिसके ऊपर व्यूअर्स और इन्वेस्टिगेशन दोनों शुरू से डाउट कर रहे होते हैं। इंस्टेड सब बहुत लेयर्ड होता है। चलिए क्लाइमेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के फाइनल एक्ट में इन्वेस्टिगेशन फाइनली उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां महादेवन दुलकुएर को लगता है कि उसका मर्डर का असली राज पकड़ लिया है, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब आता है ट्रुथ और भी ज़्यादा टेढ़ा लगता है। महादेवन को एक हिडन रील मिलती है, एक ऐसी फुटेज जो डिकेड से तो इंडस्ट्री वाले ढावा कर रहे हुए थे। इस रील में विक्टिम्स और इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस और एक फिल्म मेकिंग डील का फेलियर दिखाया गया होता है। यही महादेवन को समझ आता है कि मर्डर पर्सनल ग्रेजेस प्लस इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का मिक्सचर था। समृद्धि के नहीं आया से ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो सच का मेजर पार्ट होगा। क्लाइमैक्स और में रिवील होता है कि आया का मर्डर नहीं हुआ, पर वो सच जानकर छुप ही रहे, क्योंकि सच उजागर होता तो पूरे तमिल फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता। ओवरऑल फिल्म का मैसेज क्लियर है। सिनेमा के पर्दे के पीछे इतने डार्क सीक्रेट्स, पॉलिटिक्स, जेलसी और सेक्रीफाइस होते हैं कि एक रील भी पूरा सच नहीं बता सकती। चलिए हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो महादेवन दुलकुएर सलमान 1950s का एक राइजिंग एक्टर जो स्टारडम के बीच अपनी आइडेंटिटी और सच की तलाश में उलझा हुआ है। अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करना, अपने पास्ट के स्कैंडल्स को क्लियर करना और इंडस्ट्री में असली रिस्पेक्ट पाना। काम फोकस्ड, इमोशनल, अंदर से बाहर से कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग मोरल कॉन्फ्लिक्ट उसका कोर ट्रेट है। हीरोइन फीमेल लीड भाग्यश्री बोरसे, महादेवन की को स्टार जो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में इमोशनली लिंक्ड है। अपनी जगह बनाना एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में और सच को सामने लाने का डर ओवरकम करना। सॉफ्ट स्पोकन, सेंसिटिव पर अंदर से स्ट्रॉन्ग, लॉयल और इमोशनली इंटेलिजेंट। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट कोई टिपिकल विलन नहीं बल्कि इंडस्ट्री का एक इन्फ्लुएंशियल इनसाइडर है जिसका ईगो, जेलसी और इनसिक्योरिटी स्टोरी को डार्क डायरेक्शन में ले जाती है। मर्डर मिस्ट्री को कॉम्प्लिकेट कर देता है, जिससे स्टोरी एक सिंपल ड्रामा से डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। हीरो के करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को चैलेंज करता है, उसके मॉरल जस्टिस को टेस्ट करता है, इंडस्ट्री के हिडन पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके प्लॉट में टेंशन, ट्विस्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करता है। ओवरऑल विलेन की इनसिक्योरिटी ही स्टोरी का मेन ट्रिगर पॉइंट बनती है। चलिए विलेन सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, फीमेल लीड सर्कल्स, फ्रेंड्स, हीरोइन के क्लोज लोग जो इंडस्ट्री की रियलिटी को समझते हैं। दूसरा, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स, फिल्म वर्ल्ड के पावरफुल लोग जो इमेज और रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। तीसरा, इंस्पेक्टर्स, इन्वेस्टिगेशन टीम मर्डर केस को हैंडल करते हैं। चौथा, विक्टिम्स फैमिली एसोसिएट्स मर्डर के इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट से बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं, वो स्टोरी को इमोशनल, मॉरल और थ्रिलर डायमेंशन देते हैं और हीरो के कॉन्फ्लिक्ट्स को और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कांता ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दी है। ओपनिंग डे फिल्म ने पहले दिन ही इंडिया में 4.30 करोड़ नेट कमाए। प्रोड्यूसर्स के हिसाब से ओपनिंग डे की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10.5 करोड़ रही।
इंडिया में कलेक्शन बढ़कर 4.85 करोड़ हो गया दूसरे दिन में 11.49% का जंप। टोटल 2 दिन में 9.20 करोड़ नेट। विकीपीडिया के हिसाब से फिल्म ने अभी तक 21 करोड़ कमा चुकी है। ओवरऑल ये एक स्टेडी स्टार्ट है, बहुत ब्लॉकबस्टर लेवल ना हो पर एक कंटेंट ड्रिवन पीरियड ड्रामा के लिए रिस्पेक्टेबल है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत लोगों को